Bismillahirrahmanirrahim. Students, here we go with the review of chapter number 13, electrostatics. Let me start with the basic concept of electrostatics and current electricity. Okay, first I will define the concept of electrostatics. Students, simply the basic definition of electrostatics is that the study about charges at rest is known as electrostatic, and when the charges are in flow or in specific path movement, then it is known as current electricity. जी तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके इस कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा सा ज़्यादा आसान करके बता दूं कि जब भी मैंने बात आपको एक्सप्लेन की, सबसे पहली चीज़ जो हमने चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, उसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और हम जो बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसको हम किन टर्म्स में डिफ़ाइन करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास जितनी भी चार्जेस की स्टडी रेस्ट पोजीशन में होती है ना, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम कभी भी ये बात नहीं करते कि चार्जेस एक स्पेसिफिक फ़्लो में होंगे, एक स्पेसिफिक पाथ में होंगे, बल्कि इसके अंदर ये होता है कि आपके पास किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर चार्ज स्टोर होता है, रेस्ट पोजीशन में होता है, किसी मूवमेंट में नहीं होता। तो उस केस में हम बात कर रहे होते हैं कि हम रेस्ट पे चार्जेस की स्टडी कर रहे हैं, और फिज़िक्स की जिस ब्रांच में हम इसको फुल एलैबोरेट करते हैं वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है। और सेकंड केस जो आप लोगों के पास होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये आपके पास एक ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं चार्जेस की, स्पेसिफिकली हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, बिकॉज आपको पता है जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये मूवमेंट में आ जाते हैं जब हम कोई भी इनको एक्सटर्नल पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं। लाइक आप लोग बैटरी की बात कर लेते हैं, तो जैसे ही हम लोग कहते हैं कि वो एक स्पेसिफिक पाथ के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कॉन्स्टिट्यूट कर लेते हैं करंट को, ठीक है। उसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसको हम दूसरे टर्म्स में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। तो मतलब कहने का ये हुआ, आपके माइंड में सबसे पहली बात तो इतनी सी आ जानी चाहिए कि जब हम लोग ये बात करते हैं ना, कि जैसे देखें घरों में आप लोग देखते हैं, आप एप्लायंसेस रन करवा रहे होते हैं, आप लोग जो स्विच ऑन एंड ऑफ करते हैं, ये जो पावर ऑन पावर ऑफ करके आप लोग करंट की बात कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आपके पास करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है। उसमें हम रेस्ट पे बात नहीं कर रहे होते चार्जेस की, बल्कि करंट इलेक्ट्रिसिटी उसकी इसलिए हम कह रहे होते हैं क्योंकि उसमें आपको पता है कि जो आपके पास चार्जेस होते हैं वो फ़्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने स्पेसिफिक टर्मिनल से फ़्लो कर रहे होते हैं, उनको एक क्लोज पाथ दिया जाता है, तो वो करंट कॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं तो ये आपके पास चार्जेस चूँकि रेस्ट पे होते हैं, इसकी बहुत सारी आपको एप्लीकेशंस मिलेंगी, बहुत सारी एग्जांपल्स इसकी अभी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। मैं आप लोगों को साथ साथ इसको बताती जाऊँगी ताकि आपको बेहतर तरीके से ये बात क्लियर हो जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वो फिनोमिना है जिसमें हम लोगों ने बात अभी की कि हमारे पास चार्जेस रेस्ट पोजीशन में होते हैं। अब वो किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर इंड्यूस हो जाते हैं, हम किस किस मेथड से इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करवा सकते हैं। बेसिकली आपके सिलेबस में जो मेथड्स डिस्कस किए गए हैं वो 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बाय फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज़ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एंड द थर्ड वन इज़ बाय कंडक्शन। अब मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि सबसे पहले देखें जो स्टूडेंट्स बात है बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आपको पता है एक रेजिस्टिव फोर्स होती है, आपके पास एक रबिंग फोर्स होती है, ठीक है, एक रगड़ की कुव्वत। अब होता कुछ यूँ है कि जब आप लोग फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से इसकी एक बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने कोई भी एक थोड़ी सी मैं एग्जांपल आपको आपकी टेक्स्ट बुक से दूंगी ताकि आप लोग वहाँ से भी टॉपिक्स को पढ़ें तो आपको आसान लगे, या फिर मैं कहीं पे मुझे लगेगा कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा एलेबोरेट करना है तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपके पास एक प्लास्टिक रॉड है, आप उसको फर के साथ रब करते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको पता है जो प्लास्टिक है वो भी एक आपके पास इंसुलेटर है, मीन्स के आपके पास एक इंसुलेटर का मतलब है कि आपके पास एक आपके पास ऐसी ऑब्जेक्ट जिसकी सरफेस पे किसी किस्म के फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, और आपको पता है कि जो बॉडी कंडक्टर होती है जिसके अंदर से करंट इजीली पास हो सकता है, वो आपके पास अमूमन चार्जर कैरियर और कोई भी ऑब्जेक्ट होती है जिसमें हम ज़्यादातर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं कि वो विद इन कंडक्टर्स मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनमें एबिलिटी होती है कि वो करंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक प्लास्टिक रॉड ले लिया या फर ले लिया, दोनों आपके पास इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर का मतलब कि इनके अंदर किसी तरह से भी करंट कैरिंग कैपेसिटी नहीं होगी। तब आपने करना क्या है कि आपने हॉरिजॉन्टली एक सिल्क थ्रेड ले लिया, और फिर आपने क्या किया कि आपने एक और प्लास्टिक रॉड ले लेना है और उसको भी रब के साथ कर लेना है, फर के साथ, ठीक है, फर लेना है, उसको रब कर लेना है।
मतलब कहने का ये हुआ यहाँ पे कि आपने 2 प्लास्टिक रॉड ले लिए, आपने फ़र ले लिया, आपने दोनों प्लास्टिक रॉड्स को फ़र के साथ रब कर लेना है। और फिर जाहिर सी बात है, जब आप सेम ऑब्जेक्ट को सेम मटेरियल से रब करवाएंगे तो ऑब्वियसली जो दोनों के ऊपर चार्ज इंड्यूस होगा वो भी सिमिलर काइंड का होगा। लेकिन फिर भी आप एक्सपेरिमेंटली इसको जज करने के लिए आप हॉरिजॉन्टली सिल्क थ्रेड को टाई करेंगे, एक रॉड को आपने उसके साथ इसी तरह से हैंग कर देना है और फिर आपने सेकंड रॉड को उसके क्लोज़ करना है। तो आप देखेंगे चूँकि आपने दोनों रॉड्स को सेम मटेरियल से रब किया था, दोनों के ऊपर सेम चार्ज अपीयर हुआ होगा। तो ये एक्सपेरिमेंटली आपको कैसे पता चलेगा कि जैसे आप दोनों रॉड्स को क्लोज़ करेंगे एक दूसरे के, वो एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, ख़ुद से दूर करना शुरू कर देंगे। तो इट मीन्स कि आपको पता चल जाएगा कि बोथ चार्जेस हैव सेम काइंड ऑफ चार्जेस, सो दैट दे रिपेल ईच अदर। ठीक है, जो आपके पास दोनों बॉडीज़ होंगी, दोनों पे सेम काइंड जब चार्ज की आ जाती है तो इट मीन्स कि वो रिपेल करती हैं, खुद से दूर करती हैं ऑब्जेक्ट को। सेकेंडली, अगर इसी फिनोमिना को हम इस तरह से डिस्कस करें कि अगर आप लोग कह देते हैं कि आपके पास अब एक ग्लास रॉड है और अब आपने उसको सिल्क के साथ रब किया है, सिल्क और ग्लास दोनों दोबारा से इंसुलेटर हैं, आपने दोनों को जब रब करवाना है तो ऑब्वियसली जो आपके पास ग्लास रॉड है उसके ऊपर कोई चार्ज अपीयर हो जाएगा। देन फर्दर, अब ये जो मैं बार बार रब करने की बात कर रही हूँ ना, मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि फ्रिक्शन बेसिकली आपके पास एक रबिंग फोर्स होती है। तो ये जो हम चार्ज इंड्यूस करवा रहे हैं ये थ्रू फ्रिक्शन करवा रहे हैं। क्लियर? तो फिर अब आपने क्या किया, आपने ग्लास रॉड लेके उसको रब किया सिल्क के साथ, और सेकेंडली वही केस लिया जो पहली एक्टिविटी में हमने बात की थी कि एक प्लास्टिक रॉड लेके आपने उसको फ़र के साथ रब कर लिया। अब देखें, दोनों आपके पास डिफरेंट मटेरियल्स के साथ रब हुए और डिफरेंट टाइप के रॉड थे, तो ऑब्वियसली दोनों के ऊपर जो चार्ज अपीयर होगा वो डिफरेंट काइंड का होगा। अब इसको एक्सपेरिमेंटली जज करने के लिए अगेन आपने इसी तरह से सिल्क थ्रेड के साथ एक रॉड को टाई कर देना है और दूसरे को उसके करीब लेके आना है। जैसे दोनों रॉड क्लोज होंगे तो आप देखेंगे उनके दरमियान एक अट्रैक्टिव फोर्स अपीयर हो जाएगी, वो दोनों रॉड्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, जो इस बात की इंडिकेशन है कि बोथ रॉड्स कैरी ऑपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस। जब ऑपोजिट नेचर चार्जेस की होती है, एक बॉडी पे प्लस में आ जाए, एक में माइनस में आ जाए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इट मीन्स कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरे केस में जब दोनों ऑब्जेक्ट्स पे सेम काइंड हो चार्जेस की, आज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, खुद से दूर करते हैं। होप सो इतनी सी बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम ये जो हमने बात कर ली सारी, जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये हमने फर्स्ट स्टेप की बात की थी जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना में चार्जिंग करते हैं बाय फ्रिक्शन। ठीक है, रबिंग के थ्रू, रबिंग फोर्स के थ्रू। अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो हमने पढ़ना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम चार्जिंग बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कैसे करते हैं। इम्पॉर्टेंट आपका फिनोमिना है, इसको भी एलेबोरेट करूँगी मैं अभी सारा आपको आसान तरीके से समझाने के लिए, ताकि जब आप लोग इनको अपनी बुक से स्टडी करें तो आपको ये समझना आसान हो। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करेंगे अपने सेकेंड स्टेप की तरफ, जो आपके पास है चार्जिंग बॉडीज़ बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बहुत सिंपल सा फिनोमिना है, आप लोगों ने इसको बस ज़रा क्लियर सुनना है ताकि आप लोगों को एक बार में बात मेरी सारी क्लियर हो जाए। अब होता कुछ यूँ है इसमें, सबसे पहले आप लोगों को, जैसे मैंने यहाँ पे ये फिगर्स के थ्रू भी एलेबोरेट किया है, मैं आपको फर्दर अब यहाँ से मज़ीद बताती जाऊँगी साथ साथ कि ये बात आपको क्या इंडिकेट कर रही है। तो स्टूडेंट्स, आपने करना सबसे पहले यूँ है कि फ़र्स्ट केस में आपने दो मेटल स्फीयर्स ले लिया। ठीक है, एक को आपने ये ए ले लिया और एक आपने बी ले लिया। ठीक है, अपनी आसानी के लिए एक को हम ए का नाम दे देते हैं, एक को बी का नाम दे देते हैं, ताकि फर्दर भी आप लोगों को इसमें आसानी रहे। ये आपके पास ए है, ये बी है, देन आपके पास इसी तरह से ये स्फीयर ए है, ये बी है, और यहाँ पे भी हम बात करेंगे ए केस, बी केस, देन ए केस एंड बी केस। ठीक हो गया, ये आप लोगों के पास हम लोगों ने बात कर ली इन तमाम स्फीयर्स की। अब आपने किया क्या कि सबसे पहले आप लोगों ने ये दो मेटल स्फीयर्स ले लिए, ए एंड बी। फर्स्ट केस ए में देखिएगा कि आपने क्या करना है, उनको इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर रख देना है। ये जिन स्टैंड्स के ऊपर दो स्फीयर्स मेटल्स के पड़े हुए हैं, ये बेसिकली आप लोगों के पास इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक है, इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जो किसी भी किस्म से एक्सटर्नल सोर्स से अपने अंदर चार्ज को, या किसी किस्म की, या पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी चार्ज को कैरी नहीं कर सकता, एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। इसलिए हम एफिशिएंटली अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने के लिए जो दो मेटल स्फीयर्स लेंगे, सबसे पहले हमने उनको दो इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखना है, जिसकी सबसे स्पेसिफिक रीज़न ये है क्योंकि आपको पता है हमारी अर्थ भी एक गुड कंडक्टर होती है। जो मेटल स्फीयर्स हैं जिनके ऊपर आपने ये इंडिकेट चार्जेस करवाने हैं, वो भी आपके पास ऑब्वियसली कंडक्टर हैं। तो अगर आपके पास वहाँ से चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है अर्थ की तरफ, तो आप ओवरऑल एक एक्यूरेसी नहीं लेंगे अपने
एक्सपेरिमेंट में, तो उसको ज़्यादा बेहतर अटैम्प्ट करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले स्पेयर्स को इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख देना है। किसी भी मटेरियल के बने हुए हो सकते हैं आपके पास, प्लास्टिक है, रबर है, ग्लास है, कोई भी ऐसा मटेरियल जो इंसुलेटिंग होता है, इंसुलेटर हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, देखना है सबसे पहले एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेना है, ठीक है। एक ऐसा रॉड जिसके ऊपर पहले से पॉजिटिवली चार्ज अपेयर हो रहा हो, आपने वो एक रॉड लिया, उसको आपने करीब लेकर आना है किसके, जो आपके पास पेयर ए था। आपको पता है जब ये फर्स्ट केस मैंने आपको बताया दोनों के ऊपर किसी किस्म का कोई भी चार्ज अपेयर नहीं हो रहा था, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फ़िलहाल हमने ये बात की थी कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो स्टार्टिंग में बिल्कुल न्यूट्रल होती हैं, ठीक हो गया। देन सेकंड केस में हमने बात की कि जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड को स्पेयर ए के करीब लेके आएंगे तो होगा कुछ यूँ कि दोनों ऑब्जेक्ट्स पे चूँकि पॉजिटिव और नेगेटिव यूनिफॉर्मली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट थे, तो ऐसा हुआ कि जो स्पेयर ए था क्योंकि वो क्लोज था इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड बॉडी से, तो हम स्टार्ट में बात कर चुके हैं कि जो आप लोगों के पास ऑपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो सेम काइंड होती है चार्जेस की वो रिपेल करते हैं। तो क्या होगा, जितना भी दोनों स्पेयर्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज था ना, वो सारे का सारा एक तरफ इस साइड पे जो आपके पास सामने लेफ़्ट साइड नज़र आ रही है आपको स्पेयर ए की, वहाँ पे अपीयर हो जाएगा। इट मींस कि जो पॉजिटिवली चार्ज है उसने सारे ऑपोजिट चार्ज यानी नेगेटिवली चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जबकि जो सेम काइंड थी चार्जेस की पॉजिटिव की उसको खुद से रिपेल कर दिया, दूर कर दिया, जो सारा राइट साइड पे स्पेयर बी के अपीयर हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपने फर्दर इसके अंदर क्या देखा कि अब आप देखेंगे इसमें, अब आप देखेंगे कि आपने इस वाले केस में जो सी वाला है यहाँ पे आपने, क्योंकि वहाँ पे भी और इस वाले केस में ए और बी दोनों में आपने देखा था दोनों स्पेयर्स बिल्कुल आपस में क्लोज थे। थर्ड पॉइंट पे जाके आपने क्या करना है कि दोनों जो आपके स्पेयर्स हैं उनको सेपरेट कर देना है स्मॉल डिस्टेंस से, जबकि जो पॉजिटिवली चार्ज रॉड है वो अभी भी आपके पास जो स्पेयर ए है उसके बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। आप देखेंगे जो दो स्पेयर्स हैं उनके ऊपर अपोजिट चार्ज अपीयर हुआ नज़र आ रहा है आपको। अब आप लोग देखेंगे कि ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे, आपने जो अभी तक सी पार्ट तक की बात कर ली, ठीक हो गया। अब फर्दर अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आपने फोर्थ केस पे मूव करना है, डी मैंने मेंशन किया हुआ है, आप देखेंगे पॉजिटिवली चार्ज रॉड आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। आपने फाइनल केस में क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड को जो आपका स्पेयर ए है वहाँ से रिमूव करवा देना है। अब आप देखेंगे कि आपके पास जो स्पेयर ए और बी है वो दोनों डिस्टेंस पे लाई करते हैं और दोनों के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज अपीयर हो रहा है। इसमें एक ओवरऑल एक्टिविटी का मतलब ये था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हम कैसे बॉडीज़ को चार्ज करते हैं। हुआ कुछ यूँ कि जब आप लोग किसी भी रॉड को ऑलरेडी चार्ज करके दो स्पेयर्स के करीब लेकर आते हैं, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स थी जो आपने ले ली, जैसे हमने यहाँ मेटल स्पेयर लिए थे, तो होगा कुछ यूँ कि जब आप लोगों ने उसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज को इंड्यूस करवाया ना, मतलब कि आप लोगों ने देखा कि अगर आपके रॉड की नेचर पॉजिटिव चार्ज थी तो आपका जो स्पेयर ए था उसने सारा नेगेटिव यानी ऑपोजिट नेचर का चार्ज एब्जॉर्व किया, और जो सेम काइंड थी चार्ज की उसको रिपेल कर दिया स्पेयर बी की राइट साइड पे। इसी तरह से जब आपने स्मॉलर डिस्टेंस से दोनों को रखा स्पेयर ए एंड बी को सी पार्ट में, तो आपने देखा कि आपके पास जो इसी तरह से ऑपोजिट चार्ज थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। इस केस में भी आपके पास रॉड अपीयर था। फोर्थ में और फाइनल केस में आपने जैसे रिमूव कर देना है रॉड को, आप देखेंगे जो चार्जेस थे स्पेयर पे वो रीअरेंज हो जाएंगे सब के सब। और अब वो क्या होगा कि ये जो आपके पास स्पेयर ए और बी हैं फोर्थ केस में, हमने इनको ज़रा ज़्यादा डिस्टेंस से, लार्जर डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, तो जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ओवर द सर्फेसेज ऑफ द स्पेयर, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो ओवरऑल प्रोसेस आप लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, इसका मतलब क्या है, एन इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज विल बी डेवलप ऑन ईच मेटल स्पेयर एंड दिस इज़ एक्चुअली नोन एज द चार्जेस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। होप सो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अब तक हमने दो मेथड पढ़ लिए, हम फ्रिक्शन से कैसे चार्ज करवाते हैं ऑब्जेक्ट्स को और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से कैसे करवाते हैं। नाउ अब हम इस तरीके से बात करेंगे कि अब हम थर्ड मेथड किस तरीके से लेते हैं। इसके अंदर हमने एक और मेथड की भी बात की थी कि कंडक्शन से भी हम ये चार्जिंग करवा सकते हैं। उसके लिए आपके मतलब इस किस्म की कोई एक्टिविटी मुझे यहाँ पे एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके कोर्स में इसको फुल एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, मैं आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। देखें स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस तरीके से बात करते हैं कि अगर आप लोगों का जो फुट है वो रब हो जाता है किसी सरफेस के साथ और आपके फुट पे जो जाहिर सी बात है रबिंग की वजह से कोई चार्ज अपीयर हो जाता है, ठीक है। अगर वो रबिंग से आपके फुट पे चार्ज अपीयर होगा तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो जो चार्ज है आपकी होल बॉडी में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी एक गुड कंडक्टर है। तो एक आपके पार्ट की वजह से जब ओवरऑल आपके पार्ट के अंदर वो चार्ज इंड्यूस हो गया तो इसको एक्चुअली हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन।
और दूसरे केस में इस तरीके से कि कोई एक आपके पास चार्ज ऑब्जेक्ट है और आप उससे दूसरी ऑब्जेक्ट को चार्ज करवा देते हैं, या वो चार्ज आगे ट्रांसफ़र हो जाता है, शफल हो जाता है, मूव कर जाता है। ये सारी जो कंडीशंस होती हैं इसमें हम कहते हैं कि कंडक्शन के मेथड के थ्रू ये चार्जिंग हुई है, जहाँ पे चार्जेस रेस्ट पोजीशन पे होते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग इसकी कुछ एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं, जहाँ पे मैंने आपको पहले भी बात की कि हम लोग देख सकते हैं कि चार्जेस आपके पास रेस्ट पोजीशन में होते हैं। देखिए, मैं आपको सबसे पहले इसकी एक कॉमन सी इजी सी एग्जांपल दूंगी, ताकि आप लोगों को ये मेरी बातें समझ भी आए, मुश्किल भी ना लगें, और आप लोग इनको समझ भी सकें आसानी से। देखें, आपका कॉमन एक्सपीरियंस, आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जो आपका डोर नॉब होता है ना, अक्सर वो मेटल का बना हुआ होता है। जब आप वो डोर नॉब ओपन और क्लोज़ कर रहे होते हैं ना, तो कभी कभी आपको ऐसे सडनली फील होता है कि आपको एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, जैसे आप जिसको आप सिंपल वर्ड्स में कह देते हैं कि अभी करंट लगा था। वो बेसिकली करंट नहीं लगता, वो होता कुछ यूँ है कि आपकी बॉडी जो है, यानी आपका जो हैंड है, वो भी एक कंडक्टर है, और जिस मेटल डोर नॉब को आप लोगों ने हैंडल किया हुआ था, आपने पकड़ा हुआ था, वो भी एक मेटल ऑब्जेक्ट थी। इट मीन्स के होता कुछ यूँ है कि जैसे आप उसको करते हैं टर्न, तो होता कुछ यूँ है कि वो रबिंग हो जाती है ना, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक से दूसरी ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफ़र होने की कोशिश करते हैं, मूव करने की, जंप करने की कोशिश करते हैं, और इस टिनी जंप के दौरान आपको एक लाइट सा इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है उन चार्जेस के ट्रांसफ़र की वजह से, जिसको आप करंट का नाम देते हैं। तो एक्चुअली वो होता बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है, लेकिन वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है। वो आपके पास रेस्ट पे जो चार्जेस होते हैं उनकी वजह से होती है। यानी कि उसमें आप ये बात जो आपके माइंड में आ जाती है कि यहाँ पे तो कोई सर्किट भी नहीं था, यहाँ पे किसी किस्म का कोई स्विच बोर्ड नहीं था, फिर मुझे किस वजह से करंट लगा। तो वो बेसिकली ये कंसेप्ट होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट पे, तो उस जंपिंग के दौरान आपको लाइट इलेक्ट्रिक शॉक फील हो रहा होता है। क्लियर हो गया। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं, जैसे देखें, आप लोग अगर लेट सपोज कारपेट पे मूव करते हैं, जब आप कारपेट पे मूव करते हैं तो आपके फुट जो कॉन्टीन्यूसली रब हो रहे होते हैं उसकी सरफेस के साथ साथ, जैसे जैसे वो सरफेस के साथ रब होते हैं तो आपके फुट चूँकि कंडक्टर हैं, वो उसके ऊपर स्लोली एंड ग्रेजुअली फ्रिक्शन की वजह से चार्ज जो है वो जंप करना शुरू कर देगा, और जिसकी वजह से आपका फुट चार्ज होने लग जाएगा। जैसे अभी मैंने प्रीवियस केस में भी एग्जांपल दी कि फिर क्या होगा कि वो ओवरऑल जो चार्ज है वो आगे से आगे आपकी होल बॉडी में ट्रांसफ़र होता जाएगा। तो इट मीन्स कि ये भी आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से चार्ज इंड्यूस हुआ था। थर्ड केस देखें, अक्सर आप लोगों ने सर पे, जैसे बॉयज़ के लिए एग्जांपल ज़्यादा है, कैप वगैरह लिए रखते हैं। ठीक है, जब वो कैप लेते हैं और सडनली जब वो लेट सपोज़ कि अगर आप स्कूल गोइंग की बात करें, हम स्टूडेंट्स हैं, तो आप स्कूल जाते हैं, आप कैप ले रहे हैं। ठीक है, अगर आप उस कैप को जैसे रिमूव करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके हेयर्स जो हैं वो एक स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, यानी कि इस तरीके से कि आपने जैसे ही हेड को रिमूव किया आपको ऐसा लगेगा कि आपके बाल खड़े हुए हैं। आप ऐसा क्यों हो जाता है, वो बेसिकली यही वजह होती है कि वहाँ पे आपकी जो हेयर्स की सरफेस होती है वो आपकी जो कैप और हैट है उसकी सरफेस के साथ एक्चुअली रबिंग में होती है, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ चार्ज इंड्यूस हो चुका होता है। तो जैसे ही आप उसको रिमूव करते हैं तो वो आपके पास चार्जेस का जो ट्रांसफ़र होता है वो इस बात की इंडिकेशन होता है कि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ था। लेकिन एक और बात अपने माइंड में रखनी है, जो रेस्ट पे चार्जेस होते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की हम बात करते हैं, कि जब तक हम उनका कोई परमानेंटली स्टोरेज नहीं करवा रहे होते हैं वो परमानेंटली स्टोर नहीं होते। देखिए, जैसे अगर आप लोगों ने, ये भी एक कॉमन सी एग्जांपल है, आप एक कॉम्ब लेके ना, जो कंघी होती है, अगर आप उसको बार बार अपने हेयर्स में रब करते हैं और आप फिर अब स्मॉल पीसेस पेपर के कर लें और आप उसी वाली कॉम्ब को जो आपने हेयर्स में रब की थी आप उन पेपर पीसेस के क्लोज लेके जाएं, तो आप देखेंगे वो पेपर पीसेस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू कर देंगे उस कॉम्ब की तरफ, और आफ्टर सम टाइम वही सारे पेपर पीसेस फ्लू अवे हो जाएंगे, यानी कि दोबारा से अर्थ की तरफ मूव कर जाएंगे, गिर जाएंगे। ऐसा क्यों होता है कि जब आपने रब की थी ना वो कॉम्ब अपने हेयर में, तो बेसिकली आपकी उस कॉम्ब के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से चार्ज इंड्यूस हो गया था, और जैसे आप उनको पेपर पीसेस के क्लोज लेके आए थे तो उन पे क्या हुआ, ऑपोजिट नेचर होने की वजह से चार्जेस की वो सारे पेपर पीसेस अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे उस कॉम्ब की तरफ, और स्लोली एंड ग्रेजुअली फिर आप देखेंगे कि जैसे वो चार्ज रिमूव होगा दोबारा से वो जो पेपर पीसेस हैं वो ज़मीन की तरफ गिर जाएंगे। इस तरह से बहुत सारी इसकी कॉमन एग्जांपल्स आप अपनी डेली लाइफ में ले सकते हैं, जहाँ पे आपको नज़र आता है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। होप सो इतनी सी बात अभी तक की आपको मेरी क्लियर होगी।
जी स्टूडेंट्स, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा कंटेंट यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, मैं आप लोगों की आसानी के लिए लास्ट पे मैं फुल भी आपको एक रिव्यू दे दूँगी कि आपके पास देखें जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है ना, ये आपके पास क्या है। अब इसकी हम लोगों ने स्टडी करनी है। जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रोस्कोप होता है वो एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लोग चार्जेस की डिटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चार्जेस की डिटेक्शन के लिए जो एक प्रॉपर डिवाइस यूज़ होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की फील्ड में, वो आपके पास गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता है। अब हम लोगों ने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का नाम इसको क्यों दिया, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली, इलेक्ट्रो तो आपको पता है चार्जेस से रिलेटेड बात है, स्कोप मतलब किसी चीज़ को हमने व्यू देना हो, यानी कि किसी चीज़ का अगर आप लोगों ने लार्ज व्यू लेना है, जैसे अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोस्कोप की बात की है तो ऑब्वियसली हमने चार्जेस की बात की है। और इसी तरह गोल्ड लीफ हम इसको क्यों कह रहे हैं वो मैं आपको अभी थ्रू डायग्राम इसके स्ट्रक्चर के अंदर एलेबोरेट करती हूँ कि हम लोग इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बेसिकली क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके ये मैंने सामने एक स्केच बनाया है, यहाँ से आप इसको देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये इस तरीके से एक ये आपके पास एक ये ग्लास जार होता है, ठीक है। ग्लास जार ऑपरेटर्स ले लिया आप लोगों ने, यहाँ पे मैंने इसको साथ साथ लेबल भी किया हुआ, देख लीजिएगा। अब उसके अंदर आपने क्या करना है, आपने एक ब्रास डिस्क ली, उसके साथ आप लोगों ने एक बिल्कुल सीधा ब्रास रॉड लिया और उसके बॉटम पे ये जो आपको नज़र आ रही है ना बारीक बारीक सी दो, ये दोनों जो आपके पास फॉइल्स हैं, इनको हम गोल्ड लीव्स कहते हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता। अब आप लोगों ने करना कुछ यूँ है कि आप लोग देखेंगे कि ये जो आप लोगों के पास गोल्ड लीव्स होते हैं ना, यानी कि इसको हम लोग जैसे आप लोग कह सकते हैं ना पत्रियाँ होती हैं, बारीक सी पतरी, बारीक सी लेयर होती है कोई, तो लीव्स इस तरह से, यानी लीव आपको पता है उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा थिन होता है, तो इसलिए हम इसको लीव्स का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास गोल्डन कलर में ये बारीक बारीक सी जो दो पत्रियाँ बॉटम पर लाई किए हुए नज़र आ रही हैं आपको, ये गोल्ड लीव्स होते हैं। ये ब्रास रॉड हो गया। टॉप पे आपके पास एक डिस्क होती है, डिस्क शेप में है, इसको हम ब्रास डिस्क कहते हैं, यानी ब्रास मटेरियल है जिससे ये बनी हुई होती हैं। उसके साथ आप देख रहे हैं ये दोनों लेफ्ट और राइट साइड पे आपके पास दो जो मेंशन है ये इंसुलेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे रबर का हो सकता है या कोई भी और ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं रबर, कोई भी इंसुलेटर हो सकता है। अब बेसिकली फंक्शन क्या होता है इंसुलेटर यहाँ पे लगाने का, इसकी वजह ये होती है कि क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसका मेन फंक्शन ये होता है कि इसने चार्जेस की डिटेक्शन करनी होती है। और अगर इन केस मैं इस तरीके से बात कर लूँ कि आप लोगों के पास ये फॉर एग्जांपल इंसुलेटर मेंशन ना हो, तो क्या होगा कि जब आप एक्सपेरिमेंटली किसी भी ऑब्जेक्ट से चार्जेस की डिटेक्शन इस डिवाइस के थ्रू कर रहे होंगे, हो सकता है कि कोई आपके पास बाहर की सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिकल सोर्स हो, तो वहाँ से एक्स्ट्रा चार्जेस आपकी डिस्क की तरफ जंप कर जाएं, तो आप जब उस डिवाइस को जिसको आप जज कर रहे हैं, आप डिटेक्ट कर रहे हैं, आप उसको एफिशिएंटली एक्यूरेटली मेजर ना कर सकें, कि ऑब्वियसली आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास उस डिवाइस से ये चार्ज जंप किया या किसी और एक्सटर्नल सोर्स से आया। तो उससे प्रिवेंशन के लिए बेसिकली ये इंसुलेटर यूज़ किए जाते हैं ताकि ये किसी भी एक्स्ट्रा चार्ज को इसमें अब्जॉर्ब ना होने दें, ठीक है। देन आप लोगों ने बात की यहाँ पे ये आपके पास जो सिंबल होता है ये ग्राउंडेड चार्जेस का होता है, इसकी हमें कहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी मैं आपको बताऊँगी बात टॉपिक एक्सप्लेन करते हुए। बॉटम में आपके पास एक एलुमिनियम फॉइल लगाई जाती है। तो इन तमाम चीज़ों का पर्पस क्या होगा हम यह स्लोली एंड ग्रेजुअली पढ़ते जाएंगे। इस तरह की बनी हुई होती है कुछ ये डिवाइस जिसका मकसद होता है चार्जेस को डिटेक्ट करना। अब हम टॉपिक को इन डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है, कि बेसिकली इसमें क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक हो गया। जी स्टूडेंट्स, तो होता कुछ यूँ है कि आप लोगों को मैंने इसका मेन तो बता दिया कि इसका बेसिकली स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। एक बात और याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिवली आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि जो वर्किंग प्रिंसिपल आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप का होता है वो बेसिकली किस फिनोमिना पे लाई करता है, तो आपने बताना है कि वो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है, ठीक है। अभी हमने प्रीवियसली एक एक्टिविटी के थ्रू भी इसको डिस्कस किया था, उसी एक्टिविटी से आपने इसको माइंड में रखना है कि हम बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड के थ्रू इस फिनोमिना पे बात करते हुए इलेक्ट्रोस्कोप को यूज़ करते हैं डिवाइसेस को डिटेक्ट करने के लिए कि इधर उन पे किस किस्म का चार्ज है, और अगर है तो उसकी नेचर क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इसका वर्किंग प्रिंसिपल फिनोमिना है। अब देखें, लेट सपोज़ कि आप लोगों के पास एक इस तरीके से सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि आप लोगों ने चेक करना है कि इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से कि कोई भी आपके पास जो बॉडी अंडर टेस्ट है उसके ऊपर कोई चार्ज अपीयर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके लिए सिंपली आप लोगों ने क्या करना होता है, जब भी आप लोगों ने किसी भी बॉडी पे चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए आपने उस बॉडी को जो आपके पास डिस्क होती है ना एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की, याद रखिएगा ये जो मैंने सामने भी इलेक्ट्रोस्कोप आपके पास स्केचिंग की हुई है ना, ये आप लोगों के पास एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, यानी फ़िलहाल इसके ऊपर कोई चार्ज अपीयर नहीं हो रहा।
ऑब्वियसली अगर इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज अपीयर हो रहा होता है तो जिस डिवाइस को आप डिटेक्ट कर रहे थे आप कैसे कंसीडर कर लेते कि उसके ऊपर ये वाला चार्ज है। तो आपने अपने इलेक्ट्रोस्कोप को उस डिटेक्शन से पहले बिल्कुल न्यूट्रल रखना है, अनचार्ज रखना है, किसी किस्म का चार्ज अपीयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप आपने ले लिया, फिर अब आपने क्या किया, आपने एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब एक बॉडी लेकर आनी है, वो कोई भी हो सकती है, कोई भी रॉड हो सकता है, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल वो जो आप रॉड करीब लेकर आते हैं डिस्क के, वो न्यूट्रल है, तो जाहिर सी बात है ये जो अभी मैंने आप लोगों को बताया ना, ये जो नीचे गोल्ड लीव्स थे, इनके अंदर किसी किस्म की डिफ्लेक्शन नहीं होगी। ये जिस पोजीशन में थे ये बिल्कुल इसी पोजीशन में रहेंगे, ना डाइवर्ज होंगे ना कोलैप्स होंगे, जो इस बात की इंडिकेशन होगी कि जिस रॉड को आप डिस्क के करीब एक्सपेरिमेंटली जज करने के लिए लाए थे कि उसके ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है, वो बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है, तो ऑब्वियसली अगर उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो इट मीन्स के जो आप लोग ऑब्जेक्ट लेकर आए एक्सपेरिमेंटली वो न्यूट्रल है, ठीक है, विदाउट एनी चार्ज। लेकिन दूसरे केस में कि अगर आप जो रॉड या कोई भी बॉडी जो डिस्क के करीब लेकर आते हैं उसके पास पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक चार्ज है, तो उसके लिए फिर क्या होगा कि जैसे ही आप लोग उसको करीब लेके आएंगे ब्रास डिस्क के, तो आप देखेंगे जो लीव्स हैं, गोल्ड लीव्स हैं इलेक्ट्रोस्कोप के, वो एकदम से अपनी पोजीशन से डिफ्लेक्ट होंगे और डाइवर्ज होने लग जाएंगे। डाइवर्ज का मतलब फैल जाना, खुल जाना, ठीक है, डाइवर्जेंस शो कर देंगे। अब फॉर एग्जांपल इसकी बात मैं कुछ ऐसे बता देती हूँ कि अगर जो आप रॉड करीब लेकर आते हैं डिस्क के, वो नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो जाहिर सी बात है डिस्क पे अपीयर हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना, अगर आप रॉड नेगेटिव लेंगे और उसको डिस्क के करीब लाएंगे तो सारा पॉजिटिव चार्ज आपकी डिस्क के ऊपर अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जबकि जो नेगेटिव चार्ज है वो अपीयर हो जाएगा किसमें, लीव्स में। ऐसा ही है ना, यानी कि जो आपके पास अंडर टेस्ट बॉडी होती है ना, उसका चार्ज लीव के अंदर जाके अपीयर होता है, जबकि डिस्क क्योंकि क्लोज हो जाती है उस ऑब्जेक्ट के, उसके ऊपर अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाता है। फिर क्या होगा कि जो आप लोगों के पास जाहिर सी बात है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कहा ना डाइवर्जेंस हो जाएगी, तो आपके पास जो सारा नेगेटिव चार्ज था वो वहाँ से शफल होता हुआ रॉड के थ्रू इन लीव्स में आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर ही रह गया था। तो दोनों लीव्स के ऊपर आप लोगों के पास चूँकि नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो आपको पता है वो दोनों सेम काइंड है चार्जेस की, तो वो खुद से एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे ना। तो वो रिपेल होने की वजह से क्या होगा कि वो डाइवर्ज हो जाएंगे, दोनों खुल जाएंगे आपस में, जो लीव्स आपको हैं वो डाइवर्जेंस शो कर देंगे। और एक और बात जो आपने माइंड में रखनी है कि ये जो डाइवर्जेंस होती है ना लीव्स की, ये डिपेंड करती है चार्ज की अमाउंट पे। जितना ज़्यादा चार्ज लीव्स की तरफ ट्रांसफ़र होगा ये लीव्स उतनी ज़्यादा डाइवर्जेंस शो करेंगे। ये अब डिपेंड करता है कि जितना चार्ज शफल हो रहा है वो उसके अकॉर्डिंग बात है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर होगी आपको, हमें पता चल गया कि आया जो आपके पास अंडर टेस्ट ऑब्जेक्ट थे, कोई भी रॉड है, कोई भी बॉडी है, वो न्यूट्रल है या वो कोई चार्ज कैरिंग बॉडी है, ठीक हो गया। सेकेंडली, अगर आपको लेट सपोज ये कह दिया जाता है कि आप लोगों ने डिटेक्ट करने, या डिटेक्शन से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आप लोग अगर इलेक्ट्रोस्कोप को परमानेंटली पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करना चाहें तो वो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्ट्रोस्कोप को परमानेंटली पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करवाना चाहें तो अब हम लोग उसको कैसे चार्ज करेंगे। देखें, सबसे पहले लेट सपोज अगर हम अपने इलेक्ट्रोस्कोप को परमानेंटली पॉजिटिवली चार्ज देना चाहते हैं तो उसके लिए अब आपने सबसे पहली बात क्या याद रखनी है कि आपने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके उसको ब्रास डिस्क के करीब लेके आना है। तो होगा क्या, पॉजिटिव चार्ज आपकी ब्रास डिस्क पे अपीयर हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज थ्रू ब्रास रॉड ट्रांसफ़र हो जाएगा गोल्ड लीव्स में। ऐसा ही है। अब आपने क्या करना है कि चूँकि आप लोगों को ये याद रखना है कि जो आप लोगों की डिस्क पे एट द एंड चार्ज रह जाता है ना, वो बेसिकली आपके इलेक्ट्रोस्कोप का परमानेंट चार्ज होता है। तो अब आपकी लेट सपोज डिस्क के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो चुका है। मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया कि आप नेगेटिव रॉड को ब्रास डिस्क के करीब लेके आएंगे। जैसे आप नेगेटिव चार्ज ब्रास डिस्क के करीब लाए तो इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है इंड्यूस हो जाएगा आपकी डिस्क पे और नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा लीव्स की तरफ। फिर अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, यहाँ से आगे आप लोगों ने क्या करना है कि आपने जो कनेक्शन है ना एक इस तरीके से बनाना है कि आप लोगों ने जो आप लोगों की ब्रास डिस्क है ना उसका कनेक्शन जाके जो आपकी एलुमिनियम फॉइल है उसके साथ और एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू उसको ग्राउंडेड कर देना है। तो क्या हो जाएगा, जब आप इस तरीके से ये पूरा एक कनेक्शन बनाएंगे तो जितना भी आपके लीव्स की तरफ चार्ज था ना वो फ़्लो करना शुरू कर देगा उस कंडक्टिंग वायर के थ्रू ज़मीन की तरफ। और फिर क्या होगा कि जो लीव्स हैं वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएंगे उस चार्ज से जो उन्होंने नेगेटिव चार्ज एब्जॉर्ब किया हुआ था, ठीक है। फिर अब आप फर्दर केस आपने क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आपने पहले वो कनेक्टिंग वायर वाला कनेक्शन रिमूव करना है जिसके थ्रू वो लीव्स की तरफ से सारा चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा था।
और दूसरे नंबर पे आपने जो नेगेटिवली चार्ज रॉड डिस्क के करीब रखा हुआ है, फिर आपने उसको दूर कर देना है। मतलब कि पहले कभी भी रॉड दूर नहीं करना। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप कनेक्शन के बगैर रॉड दूर कर देंगे तो सारा एक्स्ट्रा चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव सब का सब ग्राउंडेड हो जाएगा। तो आपने पहले जो कनेक्शन है ज़मीन की तरफ से उस कनेक्टिंग वायर का, उसको रिमूव करना है। देन आपने ऊपर से उस रॉड को पीछे कर देना है। तो अब क्या होगा, चूँकि लीव्स का तो सारे का सारा चार्ज ट्रांसफ़र हो गया था ज़मीन की तरफ, जबकि जो डिस्क है उसके ऊपर इसलिए अभी तक अपीयर हो रहा था क्योंकि आपने रॉड को करीब रखा हुआ था। अब जैसे आप रॉड को भी दूर कर देंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी डिस्क है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाएगा, जो इस बात की इंडिकेशन है कि आपका इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज हो चुका है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड डिस्क के करीब लेके आते, आपकी बार नेगेटिवली चार्ज जो है वो डिस्क पे आ जाता और पॉजिटिव चार्ज थ्रू रॉड ट्रांसफ़र हो जाता लीव्स में। अगेन बाय यूजिंग द कनेक्शन थ्रू एल्यूमिनियम फॉइल, बाय कनेक्टिंग वायर आप ग्राउंडेड करते हैं चार्जेस को, और एट द एंड आपने फिर कनेक्शन को पहले रिमूव करके देन आपने उस पॉजिटिव चार्ज रॉड को रिमूव करना था। और एट द एंड फिर आप देखेंगे कि आपका नेगेटिव चार्ज आपकी ब्रास डिस्क पे अपीयर होगा, जो इस बात की इंडिकेशन होगी कि अब आपका इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज हो चुका है। तो इस तरीके से हम परमानेंटली अपने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अब इतनी बात आप लोगों को क्लियर होगी यहाँ तक जो मैंने आप लोगों को बताई। अब देखें, इसी से ये जो आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज किया है, इसी की मदद से अब हम लोग ये बात कैसे कर सकते हैं कि हम लोगों ने डिटेक्शन करनी है टाइप ऑफ चार्ज की। ठीक है। यानी कि पहले तो हमने जस्ट ये चेक किया था ना कि प्रेजेंस है चार्ज की या नहीं, यानी ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है या फिर कोई चार्ज कैरी करती है। अब लेट सपोज हमें इतनी बात तो पता चल गई कि ऑब्जेक्ट पे चार्ज है। अब उसकी नेचर क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इस बात की डिटेक्शन हम इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू कैसे करते हैं। इसके लिए याद रखिएगा कि आपकी सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज होना चाहिए। जब हम लोगों ने जस्ट ये चेक करना होता है ना कि चार्ज की प्रेजेंस ऑब्जेक्ट पे है या नहीं है, मतलब कि ऑब्जेक्ट आपकी न्यूट्रल है या चार्ज कैरिंग है, उसके लिए आपको इलेक्ट्रोस्कोप अनचार्ज चाहिए था। लेकिन जब आप टाइप चेक करना चाहते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी बॉडी पे चार्ज की, तो उसके लिए आपका इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो ऑलरेडी चार्ज होना चाहिए। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ऐसे में आपने जब भी किसी बॉडी को लेना है जिसके ऊपर आपने चार्ज की टाइप की डिटेक्शन करनी है, आपने इलेक्ट्रोस्कोप को सबसे पहले चार्ज कर लेना है पॉजिटिवली या नेगेटिवली। लेट सपोज कि आपका जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो पॉजिटिवली चार्ज है, जैसे अभी मैंने आपको प्रीवियस केस में समझा दिया ना, उस तरीके से आपने पॉजिटिवली चार्ज कर लिया अपना इलेक्ट्रोस्कोप। फिर फर्दर अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप देखेंगे कि अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं टाइप चार्ज की, आप लोगों ने एक चार्ज बॉडी लेके उसको पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के करीब लेके आना है। ठीक है। यानी जो आप लोगों के पास पॉजिटिवली चार्ज रॉड था उसकी डिस्क के बिल्कुल करीब लेके आना है। तो फिर क्या होगा, आपको पता है अगर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप हमने किया हुआ है तो इट मीन्स कि उसकी डिस्क पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज ही स्टोर है। ठीक है। तो जैसे आप लोग उस बॉडी को जो अंडर टेस्ट है आप डिस्क के करीब लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो लीव्स हैं वो अपनी डाइवर्जेंस को एकदम से इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास अगर ओवरऑल डाइवर्जेंस लीव्स की बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, तो वो इस बात की इंडिकेशन होगी कि जो आप लोगों के पास अंडर टेस्ट ऑब्जेक्ट थी वो भी पॉजिटिव चार्ज कैरियर थी। आपका इलेक्ट्रोस्कोप आपकी बार फिर आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखा कि आप लोगों के पास जो ऑब्जेक्ट थी, ठीक है, कि यानी उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज रॉड है, आपका जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज रॉड है। अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो ओवरऑल डाइवर्जेंस है लीव्स की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जो इस बात की इंडिकेशन होगी कि बॉडी अंडर टेस्ट कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ऑन दी अदर हैंड इफ़ द डाइवर्जेंस डिक्रीज़, अगर आप देखेंगे लीव्स बहुत कम डाइवर्ज होते हैं तो इट मीन्स कि जो बॉडी अंडर टेस्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि लीव्स ने डाइवर्जेंस बहुत कम शो की होगी। ठीक हो गया। अगर आप लोग इसका लास्ट एक और बस पॉइंट इसका देख लें कि इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम और क्या कर सकते हैं, तो वो आप लोगों के पास एक और जो इसका पॉइंट होता है मेन, वो जस्ट ये है कि आप आइडेंटिफिकेशन कंडक्टर और इंसुलेटर की भी कर सकते हैं। कि आप लोगों के पास कोई भी ऑब्जेक्ट कंडक्टर है या इंसुलेटर है, आप उसको कैसे जज करते हैं चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से। वो इस तरीके से कि आप लोगों ने क्या करना है, जो डिस्क होती है ना आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप की, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की, उसको टच करवा देना है उस मटेरियल के साथ जो अंडर टेस्ट है, वो कोई भी रॉड हो सकता है, कोई भी बॉडी। ठीक है। अगर तो जो लीव्स आपके पास होंगे वो कोलैप्स हो जाएंगे डाइवर्जेंट पोजीशन से, मतलब कि पहले वो डाइवर्ज हुए हुए थे ना चार्ज की वजह से, अगर वो एकदम से कोलैप्स हो जाएंगे, मतलब बंद होना शुरू हो जाएंगे, क्लोज होना शुरू हो जाएंगे, तो इट मीन्स कि वो कोई डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। तो जो बॉडी अंडर टेस्ट है वो एक गुड कंडक्टर होगी, यानी उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज है जिसकी शफलिंग की वजह से लीव्स ने अपनी पोजीशन चेंज की है। बट ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे लीव्स में किसी किस्म की डाइवर्जेंस नहीं आती, वो जिस पोजीशन में थे वो उसी में रहेंगे, तो ऑब्वियसली जो बॉडी अंडर टेस्ट होगी वो आपके पास एक इंसुलेटर होगी जिसकी वजह से कोई चेंज नहीं आया। क्लियर हो गया।
जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आपका टॉपिक है कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ जो आप लोगों के पास है वो ऑब्वियसली एक साइंटिस्ट के नेम पे ये लॉ बना था। अब बेसिकली एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन रेज हुआ था कि बेसिकली ये देखा जाता था कि आप लोगों के पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है दो चार्ज बॉडीज़ के दरमियान में, वो तो अपीयर हो रही होती है। ठीक है, अब बात ये माइंड में आती थी कि बेसिकली ये जो आप लोगों के पास रिपल्जन की या अट्रैक्शन की फोर्स होती है वो चार्जेस की क्वांटिटी को कैसे अफेक्ट करती है और वो उसके डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से कैसे वेरी करेगी। तो इन दो कॉन्सेप्ट्स को एलेबोरेट करने के लिए, बेहतर तरीके से इसका कॉन्सेप्ट देने के लिए, एक फ्रेंच केमिस्ट थे, साइंटिस्ट थे आपके पास, जो चार्ल्स कूलम था जिनका नाम, उन्होंने 1785 में एक्सपेरिमेंटली एक फंडामेंटल लॉ इलेक्ट्रिक फोर्स पे बनाया था, जिसमें उन्होंने स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस पे, यानी कि जो आपके पास रेस्ट पोजीशन में चार्जेस होते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंटली स्टडी की थी और इन दो कॉन्सेप्ट्स को बहुत बेहतर तरीके से क्लियर किया था कि कैसे आप लोगों के पास जो पॉइंट चार्जेस होते हैं उनकी अमाउंट पे और उनका डिस्टेंस चेंज करने की वजह से जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होती है वो चेंज होती है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर बेसिक जो उनका कॉन्सेप्ट था, जो उन्होंने डिफ़ाइन किया था, वो क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आप देखें, हुआ कुछ यूँ था, डिफ़ाइन कुछ ये किया था सबसे पहले कि जो आप लोगों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन होती है वो बेसिकली दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में। ठीक है, बार बार बात हम पॉइंट चार्जेस की करेंगे क्योंकि कूलम्स लॉ जो बेसिकली वो एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जेस पे। तो जो पॉइंट चार्जेस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन की हम बात कर रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। यानी कि अगर आप लोग दो पॉइंट चार्जेस ले रहे होते हैं, उनकी जितनी ज़्यादा आप अमाउंट ले रहे होते हैं, ऑब्वियसली उन दोनों के दरमियान में रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि आप जो दो पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं, अगर तो वो सेम नेचर के हैं, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज या दोनों पे नेगेटिव चार्ज है, तो उनमें रिपल्सिव फोर्स रहेगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, लेकिन उनकी ओवरऑल अमाउंट क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास जो दो पॉइंट चार्जेस आपने इसमें दिए हुए एक्सपेरिमेंटली, उनके ऊपर डिफरेंट टाइप का चार्ज है, एक पॉजिटिवली चार्ज अटेन करता है, दूसरा नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिट नेचर चार्ज की होने की वजह से वो दोनों बॉडीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन आ जाएगी। फिर दोबारा से वही बात कि अट्रैक्टिव फोर्स उसकी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी जैसे जैसे ओवरऑल क्वांटिटी जो प्रोडक्ट की है चार्जेस की वो बढ़ती जाएगी। तो इट मीन्स कि जब आपके पास एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने की वजह से दूसरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज़ आ जाए तो उनके दरमियान रिलेशन डायरेक्ट होता है। मैथमेटिकली इसको हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ पॉइंट चार्जेस। फर्स्ट वन इज़ Q1 एंड सेकेंड वन इज़ Q2। ठीक हो गया। फिर दूसरी बात ये थी कि जो आप लोगों के पास डिस्टेंस हम चेंज करते हैं, दो पॉइंट चार्जेस आपने लिए, उनके दरमियान में ऑब्वियसली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, आप दोनों को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रख देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में फासला बढ़ता जाएगा तो उनके दरमियान में पाई जाने वाली अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स वीक होती चली जाएगी। ठीक है, वो ख़ुद को अट्रैक्ट या ख़ुद से एक दूसरे को रिपेल बहुत कम करना शुरू कर देंगे। तो इट मीन्स कि जब आप लोगों ने दोनों चार्जेस के दरमियान में डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन को कम कर दिया। तो एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरे में डिक्रीज़ आ जाए तो दोनों के दरमियान रिलेशन इन्वर्स हो जाता है। तो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में हम इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, ये आर जो हमने लिखा है यहाँ पे ये स्टैंड करता है डिस्टेंस के लिए जो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान में है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को फिर अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा रिलेशन बन जाएगा कि दोनों आप लोगों ने लिख दिए जो पॉइंट चार्जेस के प्रोडक्ट हैं डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। फिर आपको पता है हर एक प्रोपोर्शनैलिटी का कोई प्रॉपर कॉन्स्टेंट एग्जिस्ट करता है जो कि आपके पास इज इक्वल्स टू, हम इसको के में लिख देंगे, जहाँ पे जो के है वो आपके पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है जो मैंने इधर मैंशन भी की है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर। आप देखें ये जो मैंने वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है ना, याद रखिएगा आप लोगों के फ़िलहाल जितना आपका मैट्रिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोगों के पास सिर्फ एयर को एज अ मीडियम कंसीडर करके बात की है। आप लोगों को जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दी हैं या आपके टॉपिक में डिस्कशन है, कंसेप्चुअल डिस्कशन है, उन सब में हमने एयर एज अ मीडियम एज्यूम करते हुए इन पॉइंट चार्जेस पे वर्किंग की है। तो इट मीन्स कि आप लोगों ने जब भी आप लोगों के पास न्यूमेरिकली बात होगी तो आपने के की यही वैल्यू यूज़ करनी है जो हमें
मैंने यहाँ पे आपको बताई, मेंशन की। बट ऐसा ये मतलब कि हर केस में नहीं होता। अगर आप लोगों के पास, जैसे हम हायर लेवल पे चले जाएँ एफएससी लेवल पे, तो वहाँ पे आप लोगों के पास मीडियम डिफ़र करते हैं, डिफरेंट मीडियम में इसकी बात होती है। तो न्यूमेरिकल्स में आप लोगों को के की वैल्यू सम टाइम गिवन होती है, और जो टॉपिक्स में उन्होंने आपको बता दी होती हैं, आप लोगों ने याद की हुई होती हैं, आप उनको माइंड में रखते हैं कि न्यूमेरिकल में बस इतना मेंशन हो कि हम ये मीडियम एज्यूम कर रहे हैं, तो आपने उसकी कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पे यूज़ करनी होती है। बट हेयर हम लोग बात करते हैं जस्ट कि आप लोगों के पास जो मीडियम है दो चार्जेस के दरमियान में वो एयर है, तो तब वैल्यू ऑफ के जो आपके पास होगी वो इस तरह से होगी। क्लियर हो गया? इजी सा आपका टॉपिक था, होप सो सबको इतनी सी बात मेरी क्लियर है। अब हम जल्दी से मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए हमारा जो मेन कंटेंट यहाँ मेंशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड बेसिकली स्टूडेंट्स एक आपके पास ऐसा रीजन, एक ऐसा हिस्सा, एक वो स्पेस होती है जिसके अंदर अंदर चार्जेस का एक इन्फ्लुएंस मौजूद होता है, चार्जेस का असर मौजूद होता है। जितने से हिस्से के अंदर अंदर, एरिया के अंदर अंदर, वो आपके पास एक फ़ील्ड होती है। चूँकि चार्जेस की है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी। प्रॉपरली इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन और एरिया अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्ज। यानी एक वो प्रॉपर पोर्शन जिसके अंदर अंदर एक आपने चार्ज, जो पॉइंट चार्ज लिया हुआ है, वो अपने ऊपर से एक कुव्वत लगा के जो उसके इर्द गिर्द बाकी के चार्ज हैं उनके ऊपर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करे, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, वो उनकी नेचर पे डिपेंड करता है। तो वो जितने से रीजन के अंदर अंदर ये बेसिकली सोर्स जो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दूसरे चार्जेस पे दे रहा होगा, एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा होगा, वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक हो गया? अब इस चीज़ को थोड़ा सा मैं आप लोगों को ऐसे एलेबोरेट कर देती हूँ। यहाँ पे देखें, अगर लेट सपोज आप लोग ये बात करते हैं इस तरीके से कि आपने एक ये पॉइंट पॉजिटिवली चार्ज ले लिया और एक आप लोगों ने क्यू नॉट के नाम से एक टेस्ट चार्ज ले लिया, दोनों को इतने डिस्टेंस पे हमने रखा जिसको हमने आर का नाम दे दिया। अब क्या होगा कि ये जो आप लोगों का चार्ज आपने उस फील्ड के अंदर अंदर रखा है, वो आप लोगों का एक ख़ास हिस्से के अंदर अंदर, इस पूरे एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर अंदर, ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक टोटल फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर तो इस चार्ज की भी नेचर पॉजिटिव होगी तो ये चार्ज उसको ख़ुद से दूर कर रहा है, तो दरमियान में एक रिपल्सिव फोर्स है। अगर फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव चार्ज है और वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स होगी, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन जितने से स्पेस और रीजन के अंदर अंदर ये एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं ड्यू टू वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस, वो आपके पास इनकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है? इसको हम मैथमेटिकली इस एक्सप्रेशन में लिखते हैं, E इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। हेयर E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, F स्टैंड्स फॉर फोर्स एंड Q स्टैंड्स फॉर चार्ज। आपको पता है कि न्यूमेरिकली हम लोग जो फोर्स होती है, चाहे हम किसी भी फोर्स की बात कर रहे हो, उसको हम SI यूनिट न्यूटन में मेजर करते हैं। जो आपके पास चार्ज होता है वो कूलम में मेजर होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम, जो आपके पास बेसिकली SI यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक हो गया? होप सो इजी सी बात थी, आपको क्लियर हो गई होगी इतनी सी जो हमने बात की। अब इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी हम कह सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बात की ना बार बार, फील्ड तो वो सारा रीजन या हिस्सा हो गया, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के नाम से अब इसको हम कैसे कह सकते हैं। देखें, इंटेंसिटी वर्ड का मतलब होता है शिद्दत। यानी कि आप लोगों के पास यही जो फॉर एग्जांपल मैंने ड्रा की हुई है, यही सारी बात मैं इसी के अंदर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लेट सपोज उसी फील्ड के अंदर अंदर आपने एक्सपेरिमेंटली ये काम किया, तो आप ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है ना, वो बेसिकली एक फोर्स के तौर पर यूज़ होती है, तो हम उसको एक वेक्टर क्वान्टिटी डिस्कस कर रहे होते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि जो बेसिकली इसकी डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल वही होती है जहाँ पे ये वाला जो आप लोगों का फॉर एग्जांपल ये टेस्ट चार्ज होता है ना, एक टेस्ट चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज आपने रखा हुआ है, जिस जगह पे ये वाला चार्ज आपका टोटल फोर्स एक्सर्ट करेगा टेस्ट चार्ज के ऊपर, तो ऑब्वियसली उस फोर्स की डायरेक्शन में ये चार्ज मूव करना शुरू कर देगा, तो ओवरऑल इंटेंसिटी भी उस तरफ ही जाएगी फोर्स की। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका टेस्ट चार्ज होता है, चूँकि वो फ्री होता है मूव करने के लिए, तो लिहाजा वो हमेशा मूव करता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन में। जिस तरफ चार्जेस का ओवरऑल इफ़ेक्ट होता है ना, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव पुल होता है, तो उसी तरफ ओवरऑल जो डायरेक्शन होती है टेस्ट चार्ज की, वो भी उधर ही मूव करना शुरू कर जाता है। चूँकि डायरेक्शन की बात की हमने इसमें, इसलिए हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? तो अब आपने माइंड में रखना है कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है, इसी तरीके से वो आपके पास यहाँ पे न्यूटन पर कूलम में मेजर होती है। नेक्स्ट आप लोगों के पास जो बात है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? यहाँ मैंने नीचे साथ ही मेंशन भी किया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, पहली बात तो याद रखिएगा हमेशा, एक वैसे जनरल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ आपको करंट और इसका, कि देखें जैसे हम करंट की बात करते हैं, ये तो अभी हम चार्जेस रेस्ट पे बात कर रहे हैं ना, अगर हम फ्लो में भी बात करें
तो कभी भी बग़ैर पोटेंशियल डिफरेंस के करंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता। जब तक दो आपके जो मेन टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, हायर या लोअर, उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट ना करे तो इट मीन्स के करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होता। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे इस तरीके से बात करते हैं कि जो आपके पास टोटल एनर्जी सप्लाई की जाती है ना एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज से, जैसे जैसे वो मूव करता है एक से दूसरे पॉइंट की तरफ एक मखसूस फील्ड के अंदर अंदर, तो बेसिकली वो एनर्जी दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो क्रिएट होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को बेसिकली हम किस तरीके से मेजर करते हैं, इसकी जो मैथमेटिकली एक्सप्रेशन होती है V=W डिवाइडेड बाई Q, यानी टोटल वर्क डन या टोटल एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे होते हैं उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक फील्ड के अंदर अंदर मूव करवाने के लिए, वो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। वर्क को आप लोग मेजर करते हैं जूल में और दोबारा से चार्ज को कूलम में, जूल पर कूलम आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये जो ऊपर मैंने फिगर बनाई हुई है ना, इसके लिए मैं अब आप लोगों को थोड़ा सा एलेबोरेट करूँ क्या होता है। देखें, सबसे पहली चीज़ आपने जो माइंड में रखनी है, आप लोगों को पता है कि जो बेसिकली फ़्लो होता है ना हमेशा हमारे पास किसी भी चीज़ का, वो हम कह रहे होते हैं कि आपके पास हायर से लोअर पोजीशन पे होता है। कैसे? अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको कॉमन एग्जांपल दूं इस तरीके से कि आप लोग कहते हैं कि आप लोगों के पास जो होता है पानी का फ़्लो, ठीक है, आप वाटर का फ़्लो लेते हैं। आप लोग ये बात करते हैं कि बेसिकली अगर छत पे आपके पास टैंकर या जो भी आपने टैंकी पानी की रखी हुई है वो भर जाती है, ऊपर से नीचे की तरफ जब पानी गिरता है तो वहाँ पे हायर आपके पास पोटेंशियल था ना छत पे, लोअर की तरफ जब पोटेंशियल आएगा तो ऑब्वियसली वो ऑटोमेटिकली खुद से मूव करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब आप लोगों ने नीचे से टैंकी से पानी ऊपर की तरफ मूव करवाना होता है तो क्या होता है, आप लोअर से हायर पोटेंशियल पे एनर्जी देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक वर्क डन की ज़रूरत होती है, एक एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत होती है, जो आप इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर दे रहे होते हैं। आप जब एक इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं, आप पंप यूज़ करते हैं, आप उसकी मदद से लोअर से हायर पोटेंशियल पे पानी चढ़ा देते हैं, ऐसा ही होता है ना। अब उसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए आप चार्जेस की बात पे आएंगे कि जब आप लोग कहते हैं कि आपके पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल है, तो हायर से लोअर की तरफ तो एक यूजुअल फ्लो होगा चार्जेस का, और दरमियान में जो आप लोगों के पास फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन लेट्स सपोज अगर अब मैं बात को थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करूं कि आप लोगों के पास देखें, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूनिट पॉजिटिव, ये चार्ज है और ये आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल है। तो क्या होगा कि जब ये चार्ज यहाँ से मूव करना शुरू करेगा, जैसे ये डायरेक्शनल दी हुई है, यहाँ पे आपके पास एरो हेड, यहाँ से ये मूव करता करता लोअर की तरफ आएगा हायर से, तब तो वो इजीली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आप लोगों के पास एक्चुअल सीक्वेंस फ्लो होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव से रिपेल हो रहा है। लेकिन अगर आप लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इस पॉजिटिव चार्ज को कहें कि ये मूव कर दिया, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्टली नहीं करेगा क्योंकि ये इसकी नेचर के अगेंस्ट हो जाएगा कि वो सिमिलर चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाए। तो फिर अब आप लोगों ने इस पर्पज़ के लिए एक टोटल एनर्जी सप्लाई करनी होती है, एक वर्क डन करना होता है कि आप उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करवाएं। तो ये बेसिकली जो आप एनर्जी सप्लाई करते हैं चार्जेस को मूव करवाने के लिए एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर अंदर, वो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। क्लियर हो गया? तो अब आप लोगों ने करना क्या है कि ये जैसे मैंने अभी आप लोगों को बता दिया, एक और माइंड में आपने बात रखनी है क्योंकि इसके अंदर हम लोग मेजर कर रहे होते हैं ओवरऑल इनकी वैल्यूज़ को, यानी कि जो आपने देखना होता है कि टोटल आपके पास कितना चार्ज सप्लाई हो गया। तो हम लोग ये कह रहे होते हैं कि आप लोगों के पास ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और ये जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना कि ये जूल पर कूलम इसका ऐसे यूनिट है, ये तो हमने डेरिवेशनल लिखा, इसको इन सिंगल टर्म आप लोगों ने वोल्ट कहना होता है। इसको हम कैपिटल V से सिम्बलाइज करते हैं, VOLT। ये आपके पास जो वोल्ट है ये बेसिकली यूनिट होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये आप लोगों ने माइंड में रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जब वर्ड आता है मतलब उनका एक ही होगा। और समटाइम वोल्टेज जब हम यूज़ करते हैं ना, वोल्टेज का चूँकि वर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक से रेलिवेंट नहीं होता, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रेलिवेंट होता है, लेकिन उसका यूनिट भी हम वोल्ट लेते हैं क्योंकि तमाम टर्म्स वो हैं जिनमें हम दो टर्मिनल्स के दरमियान में टोटल एनर्जी सप्लाई करने की बात कर रहे होते हैं, जो कि आपके पास वोल्ट में मेजर होती है और इक्वल होती है जूल पर कूलम की। क्लियर हो गया? जी, तो अब नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं आपके पास। तो स्टूडेंट्स देखें, अब होता है इसमें कुछ यूँ है कि जो डायरेक्शन होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो आपको मैंने प्रीवियस केस अभी बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अंदर जो टोटल डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ लाइन्स ड्रॉ करके। ठीक है, वो जो इमेजिनरी लाइन्स आप लोग ड्रॉ करते हैं उनको हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं।
यानी कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहलाती हैं। जैसे अब मैंने वर्ड इसमें यूज़ किया इमेजिनरी, कहने का मतलब ये कि जब आप लोग इस तरीके से चार्ज इंड्यूस्ड करवाते हैं तो आप सर्किट के अंदर इस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते कि आपको वो लाइंस क्लियर हो रही हों या आपको उनका इन्फ्लुएंस बना हुआ नज़र आ रहा हो, लेकिन आप लोग उसका असर फील कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसकी स्केचिंग करते हैं ना, जब आप लोग उसको डायग्रामेटिकली बना रहे होते हैं तो आपने उसी सारे इन्फ्लुएंस को डायग्रामेटिकली इन लाइंस की फॉर्म में ड्रॉ करके बताना होता है कि इस तरीके से अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जो प्रेजेंट हो रही है चार्जेस के दरमियान में वो ऐसे सिंबलाइज की जाएगी। ठीक हो गया। अब सबसे पहली चीज़ के आप लोगों ने जो इसकी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इसको फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। फैराडे जो आप लोगों के पास एक फेमस साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस पर रिसर्च की थी, इंट्रोड्यूस करवाया था। इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी हमेशा ये याद रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे आके टर्मिनेट हो जाती हैं। ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है, जो फील्ड लाइंस होती हैं वो रिलेटेड होती हैं चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से, तो वो एक स्पेस या एक रीजन के अंदर अंदर मूव करती हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती हैं वो टेंजेंट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट या लाइंस ड्रॉ करते हैं ना, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो उसी के गिर्द लाई करती है। यानी हम बेसिकली उसी फील्ड को ही तो रिप्रेजेंट करने के लिए इन लाइंस को ड्रॉ कर रहे होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने यह देखना है कि जो आपके पास नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं ना पर यूनिट एरिया जो आप लोग ड्रॉ कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आप लोगों ने ड्रॉ की होती हैं लाइंस, वो आप लोग जितनी ज़्यादा लाइंस फील्ड के अंदर ड्रॉ कर रहे होते हैं ना, वो इस बात को शो कर रही होती हैं कि आपके पास ओवरऑल आपकी फ़ील्ड की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। जो फील्ड लाइंस होती हैं अगर वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज ड्रॉ हुई होती हैं तो वो इस चीज़ को शो करती हैं कि फ़ील्ड स्ट्रॉन्ग है, जबकि अगर फील्ड आपकी वीक होती है तो हम उनको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे ड्रॉ करते हैं। किसी भी पॉइंट पे कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती, बल्कि एक दूसरे के ओवरऑल पैरेलली या एक डिस्टेंस पे मूव करती हैं। उसके बाद अब इसको मैं थोड़ा सा अगर ड्रॉ करके आप लोगों को बता दूं कि कैसे अगर हम इसमें बात करें। देखें, लेट सपोज अगर मैं बात करूं कि ये आप लोगों के पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। आप लोगों ने इसके अंदर इस तरीके से बात की तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया ऐसे। ठीक है। ये यानी कि इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वहाँ से बाहर की तरफ ओरिजिनेट होकर निकलती हैं ना फील्ड लाइंस, तो उसको हमने इस तरह एरो हेड से शो कर दिया। और दूसरे केस में जब हम लोग उसकी नेगेटिव के केस में बात करेंगे तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है नेगेटिव पे आके टर्मिनेट हो जाती हैं, वहाँ पे हम एरो हेड को इनवर्ट कर देंगे। मतलब वो इस चीज़ को सिंबलाइज़ कर देगा कि यहाँ पे जो आपके पास फील्ड लाइंस हैं वो इनवर्ट मूव कर रही हैं, जैसे मैंने इसमें बता दिया। फिर दूसरा केस ये होता है कि अगर लेट सपोज आपको दो पॉजिटिव चार्ज एक साथ दे दिए गए और आपको कहा फील्ड लाइंस ड्रॉ करें, तो आप लोगों ने इस बात को माइंड में रखना है कि जब आप लोगों ने फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है वो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने ड्रॉ करनी है। यानी कि ये देखें, ऐसे आपके पास फील्ड लाइंस ड्रॉ होंगी। एरो हेड तो ऑब्वियसली आप लोगों ने बताने हैं, लाजमी पॉजिटिव चार्ज है, तो जैसे मैंने इस केस में बताया ना, आउटवर्ड आपने इसी तरीके से हर केस में इसमें भी ड्रॉ कर देने हैं। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि दरमियान में आपके पास कोई भी फील्ड लाइन क्रिएट नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि बहुत सेम काइंड के चार्जेस हैं और दोनों के दरमियान रिपल्जन है, तो दरमियान में कोई किसी किस्म की फील्ड लाइन इनके क्रिएट नहीं होगी, जबकि वो एक दूसरे से बाहर की तरफ फील्ड लाइंस क्रिएट करते रहेंगे। लेकिन अगर दूसरे केस में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो हम यहाँ सेंट्रल भी फील्ड लाइंस बना देते, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये इस बात को सिंबलाइज कर देता। ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल दोनों नेगेटिव होते तब भी दोनों की जस्ट हम लोगों ने आउटवर्ड मूव करवानी थी, सेंट्रल नहीं होनी थी, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। ईजी सा टॉपिक था, होप सो ये बात तो सबको क्लियर होगी। जी, तो आप जो हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है कैपेसिटर। ठीक है। कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, नॉन आप लोगों के पास एक वर्ड है, आप लोगों ने कॉमनली सुना हुआ होगा घरों में। समटाइम आप लोग सुनते हैं कि आप जो सबसे ज़्यादा चीज़ जहाँ पे आप इसका यूज़ देखते हैं, आपके पास जो सीलिंग फैंस होते हैं। ठीक है। तो आप लोग देखते हैं घर में अक्सर होता है कि समर सीज़न स्टार्ट होता है, पंखे की स्पीड कम है, तो अमूमन ये एक ऑब्जर्वेशन होती है कि पंखे का कैपेसिटर चेंज कर दिया जाए ताकि उसकी स्पीड एक्सेलरेट हो सके। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आप लोगों के माइंड में एक फ़िज़िक्स के
स्टूडेंट्स होने की हैसियत से बात आ जानी चाहिए कि कैपेसिटर बेसिकली क्या आपके पास होता है। ये आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी रखती है। दूसरे वर्ड में कुछ डिवाइसेस में इसको कंडेंसर का नाम दिया जाता है। 100% कंडेंसर नहीं होता ये, लेकिन इसका फंक्शन समटाइम एक कंडेंसर के तौर पे भी कुछ डिवाइसेस के अंदर होता है। लेकिन याद रखिएगा, जो कैपेसिटर होता है सिंपली आप इसको इस तरह से माइंड में रख सकते हैं कि आप लोगों के पास एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है और किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को एक्सेलरेट करती है, इंक्रीज़ करती है, बढ़ाती है। ठीक है, अब देखें बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन होती है कैपेसिटर की वो कैसे होती है कि इसके अंदर दो बारीक मेटल प्लेट्स होती हैं जो पैरेलल मूव कर रही होती हैं और सेपरेट रखी जाती हैं। यानी कि इस तरीके से आपके पास मैं एक स्केच सा बना के दिखा दूं कि आपके पास दो मेटल प्लेट्स होती हैं, ये देखें। ठीक है, ये आपके पास यूँ दो मेटल प्लेट्स होती हैं जिनको हमने दरमियान में एक डिस्टेंस रख के सेपरेट किया हुआ होता है। और होता कुछ यूँ है कि आप लोगों के पास दोनों जो मेटल प्लेट्स होती हैं उनके दरमियान में एक कोई भी आप लोगों ने इंसुलेटर रखना होता है। ठीक है, वो इंसुलेटर कुछ भी हो सकता है, कोई एयर हो सकती है, किसी भी इंसुलेटर की कोई शीट हो सकती है, कुछ भी ऐसा जो इंसुलेटिंग तौर पे एक्ट कर रहा हो। तो उसको आप लोगों ने इन दोनों मेटल प्लेट्स के दरमियान में रखना है। और याद रखना है जो भी मीडियम आप दोनों प्लेट्स के दरमियान में एक इंसुलेटर के तौर पे रखते हैं उसको इन शॉर्ट सिंगल टर्म डाई इलेक्ट्रिक कहते हैं। ठीक है, जो दो प्लेट्स के दरमियान में आपने एयर ले ली, आपने कोई शीट ले ली, कोई प्लास्टिक शीट ले ली, कोई पेपर, कोई ग्रेस पेपर, कुछ भी जो इंसुलेटर के तौर पे डिपेंड करता है, क्योंकि कैपेसिटर सिर्फ एक तरह का तो होता नहीं है, बेशुमार टाइप्स हैं इसकी। और हर एक कैपेसिटर की जो डिफरेंट डिवाइसेस में यूज़ होते हैं वेरिएशन होती है कंस्ट्रक्शन में, बनने में। तो जो भी आप उसके अंदर स्पेसिफिक इंसुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं आप इन शॉर्ट कहते हैं कि आपने डाई इलेक्ट्रिक यूज़ किया। जब आप वर्ड डाई इलेक्ट्रिक सुने तो फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए अच्छा ये दो मेटल प्लेट्स के दरमियान में इंसुलेटर होगा। ठीक है, तो अब होता कुछ यूँ है कि आपके पास जो चार्ज स्टोर होता है ना कैपेसिटर के अंदर, वो किस तरीके से होता है वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर लेट सपोज़ कि आप टोटल अमाउंट जो चार्ज की देते हैं ना, कोई प्लेट ए है, देखें जैसे ये है, मैंने इसके अंदर बात की कि आपके पास प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, दो पैरेलल प्लेट्स जो मूव कर रही हैं। तो आपने प्लेट ए को जो पॉइंट कोई भी टोटल जो चार्ज किया प्लस क्यू की फॉर्म में, आप देखेंगे कि जो आपके पास कैपेसिटर एक जो पैरेलल प्लेट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो इनर सरफेस होती है प्लेट बी की, वहाँ की तरफ वही वाला चार्ज इंड्यूस करवाना शुरू कर देगा लाइंस ऑफ फोर्स के थ्रू। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करेगी ना, प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जो आप लोगों के पास इंड्यूस हो चुके होंगे प्लेट ए पे और प्लेट बी पे, वो बेसिकली बाउंड रखेंगे इस सारे चार्ज को एक स्पेसिफिक फ़्लो के अंदर, यानी वो स्टोर रहेंगे ज़्यादा देर तक इन प्लेट्स पे। और इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से जो प्लेट पे प्रेजेंट हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डेवलप हो जाता है दोनों टर्मिनल्स के दरमियान में जो प्लेट्स की हैं, एक प्लेट ए और एक प्लेट बी, जैसे मैंने पहले भी बात की। तो ओवरऑल इनका रिलेशन कुछ इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं कि जो टोटल चार्ज आप लोग कहते हैं ना दोनों प्लेट्स पे, आप लोगों ने कह दिया कि जो आपका प्लेट ए थी वहाँ पे आपने प्लस क्यू चार्ज जो था वो इंड्यूस करवा दिया, तो इंडक्शन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो प्लेट बी की तरफ आ जाएगा। दोनों के दरमियान में आपके पास जो क्रिएट होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो इंड्यूस हुआ था चार्ज, उसकी वजह से एक ये क्लोज बन गया, एक ऐसा पाथ बन गया जिसकी वजह से ज़्यादा देर तक इस पर चार्ज स्टोर रह सकता है। और देखेंगे आप जो टोटल चार्ज आप लोग इंड्यूस करवाते हैं ना पैरेलल प्लेट्स पे, जो दोनों आपके पास कैपेसिटर की प्लेट्स होती हैं उन पे जितना ज़्यादा चार्ज इंड्यूस होगा उतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उन दोनों प्लेट्स के दरमियान में। तो मतलब कि दोनों क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हो रही हैं तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन पाया जाएगा। ठीक हो गया, तो फिर क्या होगा कि दोनों के दरमियान जो आपके पास डायरेक्ट रिलेशन है वो इस तरीके से हमने शो कर दिया। इसको अगर हम लोग खोल के लिखें, जैसे मैं पहले बताती हूँ कि आपके पास जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है उसका कोई कांस्टेंट होता है, तो इसमें आप देखेंगे आपके पास क्या है, Q इज़ इक्वल्स टू सी वी, यानी कि आपके पास जो C है वो स्टैंड करता है कैपेसिटेंस के लिए। ठीक है, कैपेसिटेंस का मतलब होता है टोटल एबिलिटी कैपेसिटर की अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की। ठीक है, कि अगर आप लोग कोई भी डिवाइस लेते हैं तो आप उसमें देखते हैं ना कि आप लोगों के पास इसकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी है, कैपेसिटर की बात कर रही हूँ,
तो वो आप लोगों के पास जो कैपेसिटेंस होती है वो आपके पास ये होती है कैपिटल सी से। एक और बात जो आपने मेन याद रखनी है कि जो भी कैपेसिटर टोटल कैपेसिटेंस रखता है ना, यानी जितना चार्ज स्टोर कर सकता है, वो मेनली 3 फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। फर्स्ट फैक्टर ये होता है कि आपके पास जो टोटल एरिया है प्लेट्स का वो कितना है। जो 2 प्लेट्स आप पैरेलल ले रहे होते हैं कैपेसिटर की, उनका एरिया कितना है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होगी आपके कैपेसिटर में। सेकेंडली ये होता है कि दोनों प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। जितना ज़्यादा ओवरऑल आप डिस्टेंस को बढ़ाते चले जाएंगे, आपके पास जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो वीक होती जाएगी। ठीक हो गया। तीसरी बात ये होती है कि आप किस नेचर का इंसुलेटर अपने कैपेसिटर में यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कह रहे हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक की नेचर क्या है जो 2 प्लेट्स के दरमियान में यूज़ होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है आपका टोटल कैपेसिटेंस यानी चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी। होप सो इतनी बात आप सबको क्लियर है। अब जो कैपेसिटेंस की वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया, अब उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो आपके पास क्या है। कैपेसिटेंस बेसिकली एबिलिटी होती है कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की। इसको हम बेसिकली ये कहते हैं कि ये आपके पास देखें, इसी फार्मूला से अगर मैं इसको डिराइव करूँ जो मैंने पीछे आपको बताया, तो आपके पास कोई ऐसी वैल्यू बन जाएगी ना, सी सेपरेट आप कर लेंगे, क्यू डिवाइडेड बाई वी हो जाएगा। फिर आपको पता है कि जो आपके पास क्यू होता है वो चार्ज है, उसको हम कूलम में मेजर कर लेते हैं, और जो वी है वो स्टैंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, तो उसको हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, हम वॉल्ट में मेजर कर लेते हैं। तो ये आपके पास जूल हो जाएगा और पर वॉल्ट हो जाएगा। तो ये देखें आपके पास जो जूल पर वॉल्ट इस तरीके से वैल्यू आएगी ना, ये जैसे मैंने डिराइव किया इन सिंगल टर्म, इसको हम लिख सकते हैं एफ़ यानी फैरेड। ठीक है, FARAD फैरेड जो आप लोगों के पास होता है ये SI यूनिट होता है कैपेसिटेंस को मेजर करने का। क्लियर होगी बात। अब देखें जो फैराड, इसको हम इस तरीके से भी देखते हैं कि ये आप लोगों के पास बेसिकली एक लार्जर यूनिट होता है। तो जब भी आप लोग इसको न्यूमेरिकली यूज़ करते हैं ना, तो इसको हम अपनी आसानी के लिए प्रीफिक्सेस के साथ यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी हम SI यूनिट यूज़ कर रहे हो तो उससे पहले हम एट अ टाइम एक प्रीफिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर जब आप फैराड यूनिट की बात करेंगे या इसको न्यूमेरिकली देखेंगे, डिवाइसेस पे देखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इस तरह से लिखा हुआ नज़र आएगा, लाइक माइक्रो फैराड, पिको फैराड या नैनो फैराड, यानी कोई प्रीफिक्स इसके साथ यूज़ हो रही होगी, जिसको आप लोगों ने ईज़िली, ताकि आप लोग इसको मेजर कर सकें, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। होप सो इतनी बात आप सबको क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जिसकी तरफ अब हम जा रहे हैं वो आपके पास है कैपेसिटर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, कैपेसिटर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। कैपेसिटर की बेसिकली जो मेन हम बात करते हैं वो 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक आपके पास फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं, एक आपके पास वेरिएबल कैपेसिटर होते हैं। ठीक है, जो आप लोगों के पास फिक्स कैपेसिटर होते हैं वो आप लोगों के पास बेसिकली ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्लेट्स को फिक्स किया जाता है, और वेरिएबल के अंदर एक प्लेट फिक्स होती है और एक प्लेट जो होती है वो रोटेटेबल होती है। तो बेसिकली आप लोगों ने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर इतनी सी बात को याद रखना है कि आप लोगों के पास सबसे पहली चीज़ जो ये है कि आप लोगों के पास फिक्स्ड कैपेसिटर में जो वैल्यू होती है कैपेसिटेंस की, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, नाम से ज़ाहिर है क्योंकि फ़िक्स होता है। जबकि वेरिएबल कैपेसिटर के अंदर हम वैल्यू जो होती है कैपेसिटेंस की, उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फिक्स्ड कैपेसिटर की कुछ एग्जांपल्स की बात करें, आपके पास एक पेपर कैपेसिटर होता है। पेपर कैपेसिटर एक एग्जांपल है फिक्स्ड कैपेसिटर की। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग पेपर कैपेसिटर को अगर देखें तो एक सिलेंड्रिकल शेप में बना होता है। इसके अंदर ज़्यादातर नाम से ज़ाहिर है ना पेपर, कोई बारीक सी शीट, कोई ग्रेस पेपर, कोई आपके पास इस तरह की जैसे ऑयल्ड शीट होती है पेपर वगैरह, इसको हम एक डाइलेक्ट्रिक के तौर पे यूज़ करते हैं। और जो 2 पैरेलल प्लेट्स होती हैं वो एलुमिनियम की बनी हुई होती हैं। ठीक है, 2 एलुमिनियम की आप लोगों ने प्लेट्स ली, उनके दरमियान में आपने कोई भी ग्रेस पेपर, ऑयल्ड पेपर, कोई भी आपने ऐसी शीट लेके इंसुलेटर, उसको डाइलेक्ट्रिक के तौर पे यूज़ कर लिया। और फिर अब आपने क्या करना है, वो पेपर या जो आपके पास प्लास्टिक शीट होती है उसको मजबूती के साथ रोल कर देना है एक सिलेंडर की शेप में, और फिर उसको इनक्लोज कर देना है एक प्लास्टिक केस के अंदर। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप उसको एक प्लास्टिक केस, जैसे आप अमूमन लेते हैं कैपेसिटर वगैरह या कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लें, तो आपको वो डायरेक्टली वायर्स हाथ में नहीं दे देते या उसका मेन स्ट्रक्चर नहीं दे देते, उसको उन्होंने इंसुलेट किया होता है
प्लास्टिक केसिंग में, रबर केसिंग में, किसी भी इंसुलेटर में। तो बेसिकली इसी तरीके से इसकी भी एक प्रॉपर केसिंग होगी। तो ये जो आप लोगों के पास बन जाएगा वो आपके पास एक पेपर कैपेसिटर होगा, ठीक हो गया। आपकी बुक में साइड पे इसकी फिगर्स वगैरह भी ड्रॉ हुई होती हैं अक्सर कुछ की, तो आप वो भी देख सकते हैं वहाँ से। मिका कैपेसिटर आपके पास एक और एग्जांपल है फिक्स्ड कैपेसिटर की। इन कैपेसिटर्स में मिका एक बारीक सी, बिल्कुल फ्रेजाइल सी, मतलब नाजुक सी, लाइट सी एक शीट होती है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक के तौर पे दो प्लेट्स के दरमियान में यूज़ करते हैं। इसको भी एक प्लास्टिक केस के अंदर इनक्लोज़ किया जाता है और फिर क्या किया जाता है कि इसके अंदर से दो वायर्स की प्रोजेक्शंस को बाहर रखा जाता है इनक्लोज़ करते हुए प्लास्टिक केसिंग में, ताकि उसका कनेक्शन बना सकें। फिर अगर हम इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ करना चाहें ना, तो हम बहुत सारी प्लेट्स को पाइल्ड अप कर देते हैं, यानी 2, 3, 4, 5 जितनी ज़्यादा पाइल्ड अप करते जाएंगे प्लेट्स, तो इट मीन्स कि आपको डाइलेक्ट्रिक भी ज़्यादा से ज़्यादा अपीयर करवाना पड़ेगा। और फिर एट द एंड क्या होगा, उसके अंदर कैपेसिटेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके अदर जो दूसरा केस है वेरिएबल, जो आपके पास टाइप होती है कैपेसिटर की, इसके अंदर क्या होता है कि ये दो सेट्स जाहिर सी बात है प्लेट्स के होते हैं, एक फिक्स होता है, दूसरा रोटेटेबल होता है। फिर क्या होता है कि जब आप लोग कॉमन एरिया, जो आपके पास दो सेट्स होते हैं ना प्लेट्स का, वो एक दूसरे के आमने सामने होता है, जो कैपेसिटेंस की वैल्यू को भी शो कर रहा होता है। आपने देखना ये है कि जो ओवरऑल कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की, चूँकि हमने शुरू में देख लिया कि वेरिएबल के अंदर वो सेम नहीं रहती, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं हम लोग। तो जो रोटेटेबल प्लेट्स होती हैं ना, उसको हम अंदर और बाहर की तरफ रोटेट करवा देते हैं, जिसकी वजह से हम कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर जो आपके रेडियो सेट्स के ट्यूनिंग पोर्शंस होते हैं, उन जगहों पे आपके पास ये वाले वेरिएबल कैपेसिटर जो होते हैं वो यूज़ हो रहे होते हैं। फिर एक आपके पास होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। ये वो कैपेसिटर्स होते हैं जो ज़्यादातर अपने अंदर जो अमाउंट होती है चार्ज की, उसको स्टोर करते हैं लो वोल्टेज पे। एक मेटल फॉइल होती है जिसका इलेक्ट्रोलाइट के साथ एक कंटेक्ट रखा जाता है। एक सोल्यूशन जिसके इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर बेसिकली जो आयंस होते हैं वो मोशन में होते हैं, और जैसे ही हम उसको वोल्टेज अप्लाई करते हैं जो फॉइल के दरमियान में, तो जो इलेक्ट्रोलाइट की बेसिकली थिन लेयर होती है वो क्या करती है, वो अपने मतलब कि इस तरीके से एक मिसाल के तौर पे मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। वो जो थिन लेयर होती है आपके पास, वो मेटल ऑक्साइड की एक इंसुलेटर का काम कर रही होती है, जिसको हम एक डाइलेक्ट्रिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग उस डाइलेक्ट्रिक की लेयर को थिन करने के बाइस उसके अंदर अपनी कैपेसिटेंस की वैल्यू जितनी हम चाहें उस हिसाब से अटेन कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स थी कैपेसिटर्स की। और ये एक आप लोगों के पास मैंने ये जो फ़ैन में यूज़ होते हैं ना, ये वो वाला कैपेसिटर है। और इस तरह का कैपेसिटर मैंने एक ढूंढ के रखा था सिर्फ इसलिए कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता सकूं। ये इस तरह की इसकी शेप होती है, और हम इसको ये देखेंगे आप लोग, इसको मैं सीधा करके रखूं ताकि मैं आपको थोड़ा सा बता भी दूं ये क्या है। देखें, ये आप लोगों के पास आपको नज़र आ रहा है कि ये आपके पास एक कैपेसिटर है, ठीक है। तो आप देखेंगे आप इसके अंदर 3.5 माइक्रो फैरेड, यानी कि अभी जैसे मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि फैरेड यानी जो एफ़ होता है वो स्टैंड करता है किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए, यानी कि जो टोटल चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है वो इसके अंदर इतनी है। और लार्जर वैल्यू होने की वजह से हम उससे पहले कोई प्रीफिक्स लगा लेते हैं, तो इन्होंने माइक्रो यूज़ की हुई है। तो इस गिवन कैपेसिटर की टोटल जो कैपेसिटेंस है वो 3.5 माइक्रो फेरेड है। माइक्रो 10 इंटू ⁻⁻6 के इक्वल होता है। ±5%, यानी कि जो अप एंड डाउन इसके अंदर परसेंटेज चेंज आता है वो 5% तक आ सकता है। 50 हर्ट्ज़, HZ हर्ट्ज़ जो आपके पास होता है वो फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है, यानी कि ओवरऑल जो ऑसिलेशन पर सेकंड प्रोड्यूस हो सकती हैं चार्ज स्टोर करने में, वो 50 हर्ट्ज़ तक हो सकती हैं इस वाले कैपेसिटर में। टोटल आप लोगों के पास अल्टरनेटिंग करंट जो वोल्टेज इसके अंदर अपीयरेंस होती है वो 450 की होती है। टेम्परेचर वेरिएशन 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और उसके बाद ब्रांड ये हाई क्वालिटी का है और मेंशन कर दिया हुआ कि मेड इन पाकिस्तान है। अच्छा जी, जो आप लोगों के पास इसमें मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी वो यही थी कि आपको मैंने यूनिट्स का थोड़ा सा बताना था, ताकि आप लोग इस तरीके से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखते हैं ना, तो आप लोग ज़रा फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं उसको थोड़ा सा चेक किया करें। इस तरह आपका टेस्ट भी हो जाता है कि उन यूनिट्स को क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि वो बेसिकली किस, जितना टॉपिक आप पढ़ चुके हैं कि वो किस क्वांटिटी को सिंबलाइज करते हैं। इस तरीके से आप लोगों का जो नॉलेज है वो अप टू डेट रहेगा। आप भूलेंगे नहीं कि जितना हम टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो आप लोगों के माइंड में रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास कैपेसिटर के यूजेस क्या क्या होते हैं। कैपेसिटर के यूजेस आप लोगों के पास स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं कि आप इसको एक वाइड रेंज में यूज़ करते हैं। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, मिसाल के तौर पे ट्रांसमीटर्स वगैरह में, रिसीवर्स में, ट्रांजिस्टर्स के अंदर। उसके अलावा आप इसका कंप्यूटर में यूज़ देखते हैं, एयर कंडीशनर्स में, कूलर्स में,
वॉशिंग मशीन्स वगैरह, एयर कंडीशनर हो गए। देन आप देखते हैं कि जो आप लोगों के पास लेट सपोज हम बात कर लेते हैं, जैसे ऊपर बात की थी रेडियो सेट ट्यूनिंग वगैरह के काम के अंदर, उसमें फ़िल्टर सर्किट्स वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो रेजोनेंट सर्किट्स होते हैं वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं। इनफैक्ट जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, सुपर कैपेसिटर के नाम से उन चीज़ों में भी कैपेसिटर्स का इस्तेमाल होता है। हमेशा कैपेसिटर कुछ इसी टाइप का आपको नज़र नहीं आएगा। ये तो एक जनरल छोटा सा एक मैंने आपको कैपेसिटर दिखा दिया जो डेली रूटीन में हम सभी देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की एप्लायंस में, किस किस्म की हैवी मशीनरी में या किस ऑब्जेक्ट के अंदर आपने उसको यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कैपेसिटेंस बढ़ानी पड़ती है। तो उस लिहाज से उसकी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन की जाती है। तो कैपेसिटेंस की ओवरऑल टाइप्स, रेंज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा जो मेन टॉपिक था कैपेसिटर का वो एंड होता है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो अब आपको नज़र आ रहा होगा कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज़ कम्बिनेशन कैपेसिटर की क्या होती है और पैरेलल कम्बिनेशन क्या होती है, ठीक है। मैंने दोनों की डायग्राम सामने आप लोगों के बना दी है। ये आप लोगों को थोड़ा क्लोज करके बता देती हूँ कि ये आपके पास वो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर है। हमने 3 कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट किए हुए हैं। इसी तरह से पैरेलल में भी है, मैंने इसी तरह C1 C2 C3 लिया, 3 कैपेसिटर्स को हमने पैरेलली कनेक्ट कर दिया। सबसे पहली बात, मैं इस कम्बिनेशन को बताने से पहले आपको इन जनरल कॉन्सेप्ट देती हूँ कि सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशंस बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स देखें कि सीरीज़ कम्बिनेशन आपके पास कैसे होती है कि जब आप कनेक्शन बनाते हैं ना, देखें नॉर्मली जो आप अपनी डेली लाइफ में ऑब्ज़र्व करें कि जब आप लोग कोई भी मेन कनेक्शन बना रहे हो, देखें जैसे मेन पावर स्टेशन से जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है घरों में, जितना टोटल वोल्टेज दिया जाता है, या आपका जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मेन बोर्ड होता है वो जिसके अंदर फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर ऐसी तमाम डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं, वो आप लोगों के पास कंट्रोल कर रहा होता है आपके पूरे घर की अप्लायंसेस को। सारी चीज़ों का कंट्रोल उस एक मेन स्विच बोर्ड में होता है। मतलब कहने का ये कि अगर किसी वजह से कोई एक शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है किसी रूम में या किसी अप्लायंस में, तो सम टाइम होता यूँ है कि रूम टू रूम पीछे फ्यूज़ ऐड किए जाते हैं आपके मेन स्विच बोर्ड में। तो जहाँ कहीं शॉर्ट सर्किट के चांसेस होते हैं तो हम कहते हैं पीछे से वो फ्यूज़ उड़ गया, बर्न आउट हो जाता है वो। तो बेसिकली क्या होता है कि वो सीरीज़ में कनेक्ट होता है, और जैसे ही किसी वजह से कोई शॉर्ट सर्किट होने का चांस हो तो आपका जो लाइव वायर के साथ उसका कनेक्शन बन रहा होता है वो उसको ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट कर देता है, और आपके अप्लायंसेस जो होते हैं वो सेफ़ रह जाते हैं, उसमें किसी किस्म का शॉर्ट सर्किट का चांस नहीं होता। तो उसके दूसरे केस में जो पैरेलल कम्बिनेशन होती है, ये वो कम्बिनेशन होती है जिसके अंदर हम कहते हैं कि मेन कनेक्शन नहीं बनाया जाता, बल्कि हर एक एप्लायंस का एक इंडिपेंडेंट कनेक्शन होता है। देखें जैसे अगर आप एक रूम में बैठे हैं, आप पावर ऑन पावर ऑफ इजीली कर लेते हैं किसी भी एप्लायंस को। आप बैठे हैं, आपने फ़ैन ऑन करना था, आपने बल्ब ऑन करना था, आपने फॉर एग्जांपल साथ ही आप कह रहे हैं कि आपने अडेप्टर लगा लिया लैपटॉप का, आपने बहुत सारी एप्लायंसेस को इंडिपेंडेंटली रन करवाना शुरू कर दिया। फिर अगर अब आपका दिल करेगा इसमें से कोई भी डिवाइस आपने पावर ऑफ करनी है, आप उसको इजीली कर सकते हैं। मतलब एक का दूसरे के साथ कोई डिपेंडेंटली कनेक्शन नहीं होता। ऐसा जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है, यानी आपके पास जो घर की वायरिंग वगैरह करवाई जाती है ना सारी, वो बेसिकली पैरेलल कम्बिनेशन पे बेस कर रही होती है। और जो यानी रूम टू रूम जो आपके पास सारी का वायरिंग होती है। तो या फिर हम इस तरह से इसकी मिसाल ले लेते हैं, जो सीरीज़ आपके पास कम्बिनेशन होती है, जो फंक्शंस वगैरह पे, अक्सर मिलाद पे या कोई आपके पास मैरिज सेरेमनीज़ वगैरह होती हैं, आप देखते हैं ना ये लाइटनिंग वगैरह करवाई जाती है। तो वो जो इतने सारे छोटे छोटे बल्ब आप लोग देख रहे होते हैं, एक बड़ी रेंज में यूज़ हो रहे होते हैं। अगर आप लोग अगर इस तरह से अज्यूम करें कि वो एक एक बल्ब को इंडिपेंडेंटली ऑन करने लगें, या तो बहुत ज़्यादा टाइम गेनिंग और वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो उसका ओवरऑल एक मेन कनेक्शन बनाया जाता है, जिसको पावर ऑन करो तो तमाम बल्ब ग्लो करते हैं, पावर ऑफ करो तो सब के सब जो होते हैं वो पावर ऑफ हो जाते हैं। ऐसे कम्बिनेशन सीरीज़ होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि एक ही अप्लायंस को एट अ टाइम हम ऑन करना चाहते हैं या पावर ऑफ करना चाहते हैं, तो वो आपके पास पैरेलल कम्बिनेशन होती है। और पैरेलल को अमूमन हम ज़्यादा देखते हैं डेली लाइफ में, तो इसकी ओवरऑल प्रेफरेंस एज़ कम्पेयर टू सीरीज़ ज़्यादा होती है। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट था जस्ट कम्बिनेशंस का कि सीरीज़ पैरेलल सर्किट्स बेसिकली क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर के केस में हम सीरीज़ कम्बिनेशन की क्या बात करेंगे। तो दोनों के कम्बिनेशन में ओवरऑल मैं ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखें दोनों की डायग्राम तो आपके सामने है। जब हम लोग बात करते हैं ना सीरीज़ कम्बिनेशन की कैपेसिटर के, तो इसके अंदर क्या होता है
आप लोगों को पता है कि आप लोगों के पास जो मेन वोल्टेज है, जैसे दोनों का नीचे आपको मेंशन है बैटरी का, वो सप्लाई किया जाता है। तो जो आप लोगों के पास सीरीज़ में हम देख रहे हैं कि ये आपकी फ़र्स्ट प्लेट थी, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज था, तो इंडक्शन की वजह से जो सामने वाली प्लेट थी उस पर माइनस क्यू हो गया, और ड्यू टू इंडक्शन वो आगे से आगे वो चार्ज जो है वो इंड्यूस होता जाएगा। तो आपको पता है कि इंडक्शन की वजह से जो चार्ज आपकी पैरेलल प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर इंड्यूस करवाएंगी, तो वो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम होती है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, तो चार्जेस इस केस में बिल्कुल सेम होंगे। लेकिन सीरीज़ में आपने याद रखना है जो टोटल वोल्टेज बैटरी की तरफ से सप्लाई किया जाता है हर कैपेसिटर की तरफ, वो आगे जाके 1 बाय 1 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। मतलब कि आपके हर कैपेसिटर को टोटल वोल्टेज सीरीज़ कम्बिनेशन में बिल्कुल सेम नहीं मिलता, वो डिफरेंट हो जाता है कैपेसिटर टू कैपेसिटर। क्लियर हो गया? तो अगर आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अभी मैंने आप लोगों को एक यहाँ पे बात बताई थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के पास जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, Q इक्वल्स टू सी वी। याद है ना, मैंने अभी आप लोगों को फार्मूला बताया था Q इक्वल्स टू सी वी। वहाँ से मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिराइव करवा देती हूँ ये कि आप लोगों के पास जो बेसिकली ये जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना V1 V2 V3, तो आप लोगों को ये मैंने साइड पे फार्मूला लिखा, तो हमने इसमें से वैल्यू V की निकाल ली है, तो Q डिवाइडेड बाई C इक्वल्स टू V हो जाएगा। तो V को मैं लिख सकती हूँ Q डिवाइडेड बाई C, तो V1 आपके पास हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई C1। उसकी रीज़न मैंने दोनों तरफ Q इसलिए लिख दिया क्योंकि हमें पता है कि ओवरऑल चार्ज तो तमाम आपके पास कैपेसिटर में सेम है, तो उसको हम सिंपल Q भी कैपिटल Q के साथ सिम्बलाइज कर सकते हैं। जबकि जो कैपेसिटेंस है वो सब कैपेसिटर्स की वेरी करती है, तो उसको अपनी आसानी के लिए हमने फर्स्ट वन को C1 का नाम दे दिया, सेकंड को C2 का दे दिया, थर्ड को C3 का दे दिया। देन आपने नेक्स्ट केस में इसको तो पहले Q बाई C लिखना है। इस पूरे में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, कैपिटल Q को, तो आपके पास क्या रह जाएगा फर्दर 1 डिवाइडेड बाई C1, 1 डिवाइडेड बाई C2, देन आपके पास रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई C3। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया। अब आपने फर्दर क्या करना है, आपको पता है इस कैपिटल Q को अगर आप उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे और रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई C इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई C1, 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो ये आप लोगों के पास जो थी इसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं। मतलब ओवरऑल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो जितने आपने सीरीज़ में 1 बाय 1 कैपेसिटर कनेक्ट किए होंगे उनके कैपेसिटेंस के बराबर होता है। तो एक और बात जो आपने इसमें याद रखनी है कि अभी तो हम लोगों ने इन शॉर्ट एक डायग्राम ये कह लें कि आपने एक स्केच करके देखना था कि आया इस तरह से होता है, लेकिन इसकी रेंज को हम लोग इंक्रीज़ करके nth कैपेसिटर तक भी ले जा सकते हैं। जितना बड़ा सिस्टम होगा आपको सीरीज़ में उतने ज़्यादा कैपेसिटर इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, तो इनकी रेंज nth तक भी वेरी कर सकती है जो कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के इक्वल होगी। ठीक है, होप सो आपको इतनी बात क्लियर होगी सीरीज़ में। और जब हम बात करते हैं आपके पास जो पैरेलल कम्बिनेशन होती है उसमें याद रखिएगा कि जो चार्ज होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। उसकी वजह क्योंकि वो बिल्कुल फेस नहीं कर रहे होते एक दूसरे को प्लेट्स, बल्कि अप एंड डाउन पैरेलल में मूव कर रहे होते हैं आपके पास कैपेसिटर। और जो आप टोटल वोल्टेज देते हैं ना, जितना बैटरी का टोटल वोल्टेज होता है आपके हर एक कैपेसिटर को टोटल वोल्टेज उतना ही मिलता है। कहने का मतलब अगर आप एक रूम में बैठ के आप एट अ टाइम 4 बल्ब जला लेते हैं, पावर ऑन कर लेते हैं, तो आपके हर एक बल्ब को आप देखेंगे कि जो ग्लोइंग पावर होती है वो हर बल्ब की बिल्कुल सेम होगी। कहने का मतलब कि जो टोटल आपने पीछे से वोल्टेज दिया वो हर एक बल्ब को इक्वली सप्लाई होगा इन केस ऑफ पैरेलल कम्बिनेशन। तो जो आपके पास टोटल चार्ज था वो इसके अंदर डिफ़र करेगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो आपके पास कैपिटल Q है वो इक्वल होता है, दोबारा से वही बात कि इक्वल होता है CV के। तो आपको पता है कि यहाँ पे चूँकि जो आपके पास चार्ज है वो डिफ़र कर रहा है, जबकि आपके पास जो वोल्टेज है वो सेम है, तो जो चीज़ डिफरेंट होती है उसके अंदर हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करना शुरू करते हैं। मैंने Q को पुट कर दिया CV, Q1 आपके पास C1V हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा C2V और ये हो जाएगा C3V। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, V को आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और फिर इसी तरीके से आपने V को बोथ साइड पे डिवाइड कर दिया। वोल्टेज कैंसिल होने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3 आ जाएगा। अगेन हम इसकी रेंज बढ़ाकर पैरेलल में nth तक कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपने फुल अच्छे तरीके से अपनी टेक्स्ट बुक से भी देखना है। और नेक्स्ट अब स्टूडेंट्स आप लोगों के पास जो लास्ट की तरफ हम लोग जा रहे हैं टॉपिक है वो है एप्लीकेशन आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की क्या क्या होती हैं। अब हम उसको देख लेते हैं। तो देखिएगा, वैसे तो आप लोगों के पास इसकी एक वाइड रेंज है एप्लीकेशंस की।
फोटोकॉपियर में, आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप में, ज़ीरोग्राफी में, फैराडे केज में, इन तमाम चीज़ों में। उसके बाद जो आपके पास पाउडर पेंटिंग होती है कार्स की, उनमें तमाम चीज़ों में आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के पास जो एप्लीकेशन होती है वो किसकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। यहाँ पे मैं आपको एलेबोरेट कर दूँगी एटलीस्ट 1 और 2 एग्जांपल्स। बाकी आप लोग जब अपने टॉपिक्स को पढ़ेंगे आप और बेहतर तरीके से इसको पढ़ सकेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर इंट्रो दे दूँ। आप लोगों के पास जो पहली एप्लीकेशन, देखें जैसे फर्स्ट एप्लीकेशन हम ले लेते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर की, ठीक है। जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर होता है, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ये घरों में इस्तेमाल होता है ताकि आपके पास जो एलर्जी सफरर्स का काज बनते हैं ना, पोलन या डस्ट पार्टिकल जो आपकी कारपेट वगैरह के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उससे प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उससे फिर आप लोगों ने बेसिकली देखना अब इसमें ये है कि आप लोगों के पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एयर क्लीनर होता है, इसमें आपने देखना है एयर जो होती है वो मिक्स होती है डस्ट या पोलन के साथ, जो कि इंटर हो जाते हैं डिवाइस में, ठीक है। अब होता कुछ यूँ है कि ये आपके पास जो एयर क्लीनर होता है इसके अंदर पहले से एक पॉजिटिवली चार्ज मैश लगाई जाती है। मैश का मतलब होता है एक आपके पास जो बिल्कुल ख़ामदार सी जाली सी नहीं होती, बिल्कुल इस तरीके से एक जाली जाली वाला पोर्शन सा होता है जो उसके अंदर मैश होती है वो लगी होती है, जिसके ऊपर पहले से पॉजिटिवली चार्ज स्टोर होता है। तो फिर क्या होता है कि जो एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं ना, एयरबोर्न या हवा के साथ जो भी डस्ट या पोलन वगैरह के पार्टिकल्स होते हैं, वो जैसे ही इस डिवाइस में इंटर होकर उस मैश में से गुजरते हैं, तो जाहिर सी बात है चूँकि वो मैश पॉजिटिवली चार्ज थी तो उसके साथ कंटेक्ट होने की वजह से तमाम पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। फिर उसी से आगे उसी एयर क्लीनर के अंदर एक और मैश लगाई जाती है जिसके ऊपर पहले से नेगेटिवली चार्ज होता है। अब क्या होता है कि जब वो वाले पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल उस सेकंड मैश के करीब से गुजरते हैं तो क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो पहली मैश से पॉजिटिव चार्ज कैरी करके आ चुके होते हैं और सेकंड जो मैश होती है आपकी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ हुआ है, तो दोनों के दरमियान अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि जितने भी ये पार्टिकल्स होते हैं जो एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं वहाँ से जो स्क्रीन होती है उसकी सरफेस पे। तो इस अमल के ज़रिए हम लोग जितना भी आपके पास कंटेमिनेंट स्ट्रीम होता है एयर का, जिसके अंदर पोलन के या डस्ट के जो जो पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट कर देते हैं। मतलब सिंपल सा इतना सा फंक्शन था कि आपके पास एक एयर क्लीनर के अंदर दो चार्ज मैश होती हैं, पहली पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे वो पॉजिटिव मैश में से पास होते हैं तो वो उनका चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज कैरी कर लेते हैं और सेकंड मैश के पास से गुजरेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों के दरमियान अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक अट्रैक्शन हो जाएगी और इस तरीके से वो सारी की सारी जो आपकी पास डस्ट पार्टिकल्स की एयर के साथ स्ट्रीम होती है वो पुल्ड आउट हो जाती है एक सरफेस की तरफ और वहाँ से उसको हम सेपरेट आउट कर लेते हैं। ये आपके पास फंक्शन था एयर क्लीनर का, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर मैशेस ऑलरेडी चार्ज थी, ठीक है। जो दूसरी इसकी एक एप्लीकेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ वो आप लोगों के पास होती है, जैसे हम लोग स्प्रे पेंटिंग पाउडर पेंटिंग की बात करते हैं कार्ड्स पे। आप इसमें क्या होता है जो आप लोगों के पास ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना वो ज़्यादातर स्टैटिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज़ करते हैं न्यू कार्स को पेंट करने के लिए। इसमें होता कुछ यूँ है कि सबसे पहले जो कार की बॉडी होती है उसको चार्ज कर लिया जाता है और फिर उसको पेंट दिया जाता है। जो पेंट उस कार को देंगे वो ऑपोजिट नेचर का होगा, ठीक हो गया। मतलब कहने का ये कि अगर लेट सपोज अगर आप लोग जो कार ले रहे हैं उसको आप लोगों ने पहले से नेगेटिवली चार्ज दे दिया और जब आपने स्प्रे गन के थ्रू स्प्रे करना है पेंट का, तो पेंट पे आप लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज इंड्यूस करवा देना है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो आप लोगों के पास स्प्रेयर होता है ना, जो स्प्रे गन होती है, उसके नोज़ल को आप लोगों ने चार्ज करवा दिया। अब क्या होगा कि आप लोग जैसे ही उस पेंट को उस स्प्रे गन के अंदर एंटर करवाते हैं और स्प्रे करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, रिपल्शन की वजह से जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो नोज़ल से बाहर की तरफ एक फ़ाइन मिस्ट बनाते हुए आएंगे। यानी मिस्ट का मतलब होता है बिल्कुल फवार सी, बिल्कुल लाइट स्प्रे की फॉर्म में, जो आप लोग कहते हैं इस तरह से कि कोई किसी किस्म के पिट्स एंड बम्प ना बनाए वो कार के सरफेस पे, बल्कि एक बिल्कुल स्मूथ लेयर बनाता जाए। इस तरीके से नोज़ल के थ्रू आप लोग अब वो रिपल्जन उन्होंने इसलिए कहा कि जो पेंट पार्टिकल्स थे उन पे भी पॉजिटिवली चार्ज था, नोज़ल को भी आपने पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ था, दोनों सेम काइंड होंगी चार्जेस की, तो ऑब्वियसली वो रिपेल करेंगी। और जैसे आप उस स्प्रे गन को यूज़ करेंगे तो वो सारा जो आप लोगों के पास पेंट पार्टिकल्स का फ़्लो था वो एक फ़ाइन मिस्ट की फॉर्म में नोज़ल से बाहर की तरफ आएगा और फिर वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा ऑब्जेक्ट की सरफेस पे, जैसे कि हमारे पास वो ऑब्जेक्ट कार है।
तो फिर आप देखेंगे जो चार्ज पेंट पार्टिकल्स होंगे वो अट्रैक्ट होते जाएंगे कार की बॉडी की तरफ। उसकी वजह क्यों? क्योंकि जो कार की बॉडी थी उसको आप लोगों ने ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज दिया हुआ था और जो आपके पेंट पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिवली चार्ज थे। तो ऑपोजिट नेचर होने की वजह से वो अट्रैक्शन में आ जाएंगे और जो सारा का सारा आपका पेंट है वो जाके कार की बॉडी के ऊपर बिल्कुल एक फ़ाइन सरफेस बना के स्टिक हो जाएगा। फिर जैसे ही वो पेंट ड्राई होगा तो आप देखेंगे वो बहुत बेहतर तरीके से एक स्मूथर और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सी सरफेस बनाएगा, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट और बेसिकली ये मेथड एक इकोनॉमिकली वे में भी बेहतर है ऑटोमोबाइल्स को पेंट करने के लिए। लेकिन याद रहे कि इसका इस्तेमाल लार्ज स्केल पे होता है, बड़े पैमाने पे, जहाँ पे कार्स वगैरह तैयार की जाती हैं वहाँ पे इंडस्ट्री में इनकी जो पेंटिंग होती है ज़्यादातर उसको इस मेथड से करवाया जाता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का मेथड होता है। अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो आप लोगों के पास है हैज़र्ड्स इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि जहाँ पे किसी भी चीज़ का कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेज हमें मिलता है, बहुत ज़्यादा हमें उसकी एप्लीकेशन मिली, फ़ायदे मिले, वहाँ उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। इसके जो थोड़े से हम नुकसान पड़ेंगे यहाँ पे, वो नेचुरली कुछ फिनोमिनास में हमें जो नज़र आते हैं वो अब हमने देखने हैं यहाँ पे। अब उसका सबसे पहला जो आप लोग देखेंगे केस वो आप लोगों के पास स्टूडेंट्स ये है कि देखें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूँ यहाँ पे आप लोगों के पास लाइटनिंग का फिनोमिना होता है, ठीक है। लाइटनिंग मतलब ये जो आसमानी बिजली होती है, ये जो आप लोगों के पास फिनोमिना होता है, ये आप लोगों के पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की एक काज होती है। अब होता कुछ यूँ है कि आप लोगों के पास जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं और जो आप लोगों के पास मॉइस्चर ऊपर की तरफ अपीयर होता है, ये तो आप लोगों को पता है कि ज़्यादातर जो लाइटनिंग वगैरह का केस होता है वो तब होता है जब उसके बाद बारिश वगैरह हो जाती है, और वो केस तब हो रहा होता है जब आपका वेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि मॉइस्चर आपके एयर में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो चुका होता है। अब होता कुछ यूँ है कि जो आप लोगों के पास एयर के पार्टिकल्स होते हैं, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में फ्रिक्शन की वजह से एक हैवी अमाउंट में चार्ज इंड्यूस करवा देते हैं क्लाउड्स पे और उनको थंडर क्लाउड्स बना देते हैं, यानी कि जो गरज चमक वाले बादल होते हैं। तो वो जो आपके पास थंडर क्लाउड्स बनते हैं उनके ऊपर लेट सपोज नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका है या पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। अगर एक्सेस अमाउंट में वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा तो होगा कुछ यूँ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली जो आपकी अर्थ है, ये भी तो एक कंडक्टर है ना, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है और उसके ऊपर एक्सेस अमाउंट पॉजिटिव चार्ज की है और वहाँ थंडर क्लाउड्स पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो चुका है, तो ये दोनों चार्ज चूँकि ऑपोजिट नेचर के होते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बार बार ज़मीन की तरफ उस आसमानी बिजली का एक फ्लैश आपको फ़ील होता है। और फिर आप देखते हैं कि ऐसा टाइम आता है थोड़ी देर के बाद कि एक बहुत ऊंची आवाज़ के साथ, और हम लोग ये देखते हैं अक्सर ये केस सुना जाता है न्यूज़ में, सिंपली आप अक्सर सुन लेते हैं कि फ़लाँ जगह पे या कहीं पे भी आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जो भी है जहाँ बाहर को यूँ, ऐसी आप कॉमन सी न्यूज़ हैं आप सुन लेते हैं। तो ये अब इस तरह से होता है कुछ कि देखें, आपको पता है ओवरऑल जो आपकी अर्थ है इसका मैस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो ऊपर आप लोगों के पास ये थंडर क्लाउड्स बने हुए होते हैं जो लाइटनिंग का फिनोमिना बना रहे होते हैं, वो तो बहुत थोड़े से मैस में होते हैं, यानी कि पूरे के पूरे आसमान पे तो आप लोग नहीं देख रहे होते ना कि वो लाइटनिंग का फिनोमिना है, वो एक स्पेसिफिक रीजन होता है, एक मखसूस हिस्सा होता है। तो बेसिकली होता कुछ यूँ है कि जो आपकी अर्थ का मैस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो अट्रैक्टिव पुल आपकी ज़मीन की तरफ से ज़्यादा होगा। तो जब वो लाइटनिंग का फ्लैश आपकी अर्थ की तरफ बार बार आएगा तो आपकी अर्थ उसको ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो पूरी तरह से जो लाइटनिंग का फ्लैश है वो ज़मीन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और जिस भी ऑब्जेक्ट की तरफ वो अट्रैक्ट हुआ है उसके ऊपर वो हम कहते हैं कि आसमानी बिजली गिरती है, और वो फिर फायर का एक्सप्लोजन का बाइस बनती है, ठीक हो गया। क्योंकि वो एक एक्सेस अमाउंट आपके पास होती है चार्जेस की, इसलिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। और याद रखिएगा ये जो एक स्पार्क होता है आपके पास इसका लाइटनिंग का, ये बहुत बहुत ज़्यादा टाइम जो सन की आपके पास कोर होती है उससे स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो वहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस कदर टेम्परेचर गेनिंग और आपके लिए एक ख़तरनाक किस्म का एक फिनोमिना होता होगा, जहाँ पे इसका एक सिंगल एक जो फ्लैश है वो वहाँ पर ड्रॉप करता है। अब इसके लिए भी कुछ रिसर्चेज़ हुई, इसके लिए भी कोई ऐसे आप लोगों के प्रिकॉशनरी मेजर बनाए गए कि जहाँ से हम कोई प्रोटेक्शन ले सकें। तो लाइटनिंग कंडक्टर के नाम से एक ऐसी अप्रोच बनाई गई कि जिसके थ्रू हम किसी हद तक इस फिनोमिना के हैज़र्ड से बच सकते हैं। वो कैसे? कि जो लाइटनिंग कंडक्टर्स होते हैं ना, उसका कनेक्शन बनाया जाता है जो टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, जहाँ पे ज़्यादा बेसिकली आपके पास जो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादा आप लोगों को ख़तरा होता है इन लाइटनिंग फ्लैश का जंप करने का, तो उनके लाइटनिंग कंडक्टर्स के थ्रू कनेक्शन बना दिए जाते हैं अर्थ की तरफ। आपको पता है अर्थ है गुड कंडक्टर है, तो
तो जब इस तरीके से वो इंड्यूस हो रहा होता है ना चार्ज लाइटनिंग के प्रोसेस के थ्रू, कि वहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो चुका और नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन में आ रहे हों, तो लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या काम करते हैं, वो क्या करते हैं, एक आपको प्रॉपर सेफ पाथ दे देते हैं चार्जेस का, जो सारा एक्स्ट्रा चार्ज अपनी तरफ से फ़्लो करवा के अर्थ करवा देते हैं, ग्राउंडेड करवा देते हैं, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग सेफ़ रहती है। और जो आपके पास ऊपर थंडर क्लाउड्स में चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है, वो नीचे किसी चार्ज से अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा होता। इस तरह हम किसी हद तक बिल्डिंग्स को सेव कर सकते हैं, एक प्रोटेक्शन में रख सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा का जो आपके पास इसका हैज़र्ड, इसमें हम ज़्यादातर बात करते हैं, वो फायर और एक्सप्लोजन का है। जैसे देखें, इसकी कॉमन सी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगी। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ऑयल के या गैसोलीन के बड़े बड़े जो आपके पास टैंकर होते हैं, जब वो एक से दूसरी जगह सप्लाई कर रहे होते हैं, तो एक तो वो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली मूव कर रहे होते हैं। दूसरा आप लोग देखते होंगे एक मेटालिक चेन होती है, जो उसके जो टायर्स होते हैं ना, उसके साथ साथ रोल हो रही होती है सड़क के साथ, यानी कि जो रोड होती है उसके ऊपर रोल करती हुई वो आयरन चेन जा रही होती है उस टैंकर की। अब बेसिकली उसका क्या पर्पज़ होता है, होता कुछ यूँ है, आपको पता है कि जो आपके पास टैंकर की बॉडी होती है, जिसमें वो आपने ऑयल या कोई भी चीज़ जो आपका गैसोलीन है वो रखा हुआ है, वो आपके पास एक कंडक्टर है। और एयर पार्टिकल जब उस कंडक्टिंग बॉडी से बार बार रब होते हैं, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक हैवी अमाउंट में चार्ज इंड्यूस करवा देते हैं। और फिर आपको पता है कि टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से किसी भी जगह पे एक टीनी स्पार्क भी बने, तो वो एक्सेस अमाउंट में जो चार्जेस होते हैं और उसके अंदर ऑलरेडी कोई ऑयल पेट्रोल कोई ऐसी चीज़ होगी, तो क्या होगा, वो टीनी स्पार्क भी जो होगा वो एकदम से एक्सप्लोजन का बाइस बनेगा और आग लग सकती है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली क्या किया जाता है कि जब वो एक्सेस अमाउंट में टैंकर बॉडी अपने ऊपर चार्ज को इंड्यूस करवा लेती है ना, तो आपके पास ये जो आयरन चेन होती है, चूँकि इसकी नेचर भी कंडक्टर है, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करवा के इसको साथ साथ ग्राउंडेड करती रहती है, जिसकी वजह से जो टैंकर बॉडी होती है वो किसी भी एक्सप्लोजन या फायर के केस। जी तो स्टूडेंट्स, फिर इस तरीके से जैसा मैंने बता दिया आपको कि जो आपके पास वो आयरन चेन होती है वो प्रोटेक्ट कर लेती है किसी भी एक्सप्लोजन या फायर से उस टैंकर बॉडी को। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये दो हैज़र्ड्स थे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के, और उसके लिए साथ साथ हम लोगों ने जो प्रिकॉशनरी मेजर्स इसके लिए यूज़ किए हमने उसको भी डिस्कस कर लिया। यहाँ तक आपका होल जो कंटेंट था चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, वो ऑलमोस्ट सब डिस्कस हो चुके हैं। फिर भी आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन रह जाए तो आप लोग उसको ड्यूरिंग लेक्चर्स या फिर आप जब ऑनलाइन होते हैं आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। होप सो आप सबको ये सब क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट रिव्यू के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।